सुरजीत, ये आ नहीं ना रहा है। देखो ना एक बार। आ रहा होगा। यहाँ रखा है तो इतने पे तो आना चाहिए कम से कम। ये यहाँ रखा है। नहीं, रहने दीजिए। अरे मोबाइल है गिर जाएगा। अब घसकाइए मत इधर उधर, रहने दीजिए, नहीं आ रहा। चलिए क्लास के साथ जुड़िएगा। टेस्ट दे के आ गए सर। अच्छा टेस्ट, हाँ टेस्ट तो हुआ था। चलिए पढ़ाना शुरू करेंगे। कहाँ तक चले थे हम लोग, वहां से आगे बढ़ेंगे। सर इसके बाद टेस्ट का होगा क्या, ये सब मुझे नहीं पता। फिलहाल तो हम ही पढ़ाएंगे अभी करंट अफेयर। सर आज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आज। ठीक है, पूरा मूड मेरा। करंट अफेयर की श्रृंखला में आज ये चौथी क्लास है और हम लोग बिहार दरोगा से संबंधित करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। और इस करंट अफेयर की श्रृंखला में 365 क्वेश्चन थे और हम लोग पढ़ते हुए आज 76 नंबर पे आ गए हैं, 176 पे। 176 नंबर पे आ गए हैं और 176 नंबर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए क्लास के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो इसके लिए जरूरतमंद हो। साउंड ठीक करिए। साउंड में कुछ परेशानी तो नहीं है ना? साउंड ठीक है, अपने फ़ोन का साउंड तेज करिए आप लोग। एक छात्र बोल रहे हैं नवंबर और दिसंबर। ना ना, नवंबर और दिसंबर सब पढ़ाया गया है आप लोग को, कुछ नहीं छूटा है। समझ रहे हैं ना? होमवर्क सीरीज बैच में जो करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था 31 दिसंबर तक का पूरा डेटा मैंने पढ़ाया है। 31 दिसंबर 2025। ठीक है। जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक मैंने सब पढ़ाया है, मतलब पूरा पढ़ाया है। चलिए पढ़ना शुरू किया जाए। सेशन को अपने दोस्तों में शेयर, कमेंट बढ़ा रखिए ना प्राप्त, मतलब दिखना चाहिए मुझे एक झटके में, एक नज़र में। ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। 176वां क्वेश्चन कराना है ना? 75 तक हो गया है, 76वां कराना है। तो देखिए सवाल दिया है कि दिसंबर 2024 में किसे हराकर डिगुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज के चैंपियन बने हैं? तो कारू आना को हराकर, हिंडारू नाकामुरा को हराकर, या डी लेरेंग को हराकर के कार्लसन को हराकर, किसको हराकर? ध्यान रखिएगा, किसको हराकर जो है डी गुकेश शतरंज के चैंपियन बने हैं? पहला सवाल शतरंज चैंपियन से है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो सवाल है ये शतरंज के चैंपियन से है। याद रखिएगा। जरा इसका जवाब करिए। जवाब करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें एक नाम डी रिलेंग का दिया है और डी लिरेन का दिया है और दूसरा नाम दिया है कार्लसन का। दिसंबर 2024 की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, पीछे की बात हो रही है, पीछे 6 महीना अगर यहाँ से आगे आएंगे तो उत्तर बदल जाएगा। अब जरा जवाब करिए। कुछ लोग सी बता रहे हैं, किसी का जवाब डी भी आ सकता है क्या आप लोगों में? कुछ लोग डी लिरेंग बता रहे हैं। चलिए ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए है क्या समझिएगा। देखिए है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे डी गुकेश की, डी गुकेश की अगर हम बात करते हैं, डी गुकेश की अगर हम बात करेंगे, डी गुकेश ने हराया। डी गुकेश ने क्या किया? हराया। अगर हराने संबंधी बात करेंगे, दिसंबर के महीने में हराया, सन 2024 में। 24 के डेटा के हिसाब से पूछेगा तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी लिरेंग हो जाएगा। यानी अगर हम ध्यान दें तो हमारे प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा। कमेंट लगा दीजिए ना, काहे हटाते हैं? कमेंट लगाइए।
और यूट्यूब से लगाइए, वहां से ठीक दिखता है। डी गुकेश ने हराया दिसंबर 2024 में डी लिरेंग को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि डी गुकेश ने हराया, कब हराया, तो जुलाई में हराया। डी गुकेश ने जुलाई में हरा दिया। जुलाई में कब? सन 2025 में। जुलाई सन 2025 में किसको हराया? तो कार्लसन को हराया। कार्लसन को हराया। कार्लसन को हराया। अभी बात ध्यान रखिएगा, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है और ये भी पूछा है, दोनों मतलब पूछ रखा है। और दोनों का अगर आप देखते हैं तो अलग अलग उत्तर समझ में आता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, दोनों सवाल, दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। केवल कमेंट ऐसा करिए कि दिखे, बस खाली कमेंट दिखे। इसको देखिएगा, देखिए अगर बात करें आपसे दिसंबर से, दिसंबर वाली बात करें तो ध्यान रखिएगा डी लिरेंग, और अगर बात करें आपसे जुलाई 2025 की तो ध्यान रखिएगा कार्लसन को हराया। डी गुकेश, कार्लसन, ध्यान रखिएगा। सर डेटा खतरनाक, हाँ तो खतरनाक तरीके से पढ़ना भी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए इसको बना लीजिएगा, क्लास को कंटिन्यू करते हैं मतलब तेजी के साथ। देख लीजिए उत्तर इसके हिसाब से, दिसंबर के हिसाब से तो हो जाएगा डी लिरेंग, और अगर जुलाई के अनुसार पूछेगा तो उत्तर हो जाएगा आपका मैगलस कार्लसन। दोनों बना लीजिएगा, एग्जाम में जो भी लिख के आएगा उसी अनुसार आपको जवाब देना है, जो लिख के आएगा उसी अनुसार आपको जवाब देना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर सवाल करता है आपका शतरंज से, शतरंज से अगर सवाल करेगा शतरंज से, तो ध्यान रखिएगा शतरंज से अगर सवाल पूछेगा आपसे, शतरंज से अगर सवाल करता है, शतरंज 2025, शतरंज 2025 से अगर सवाल करेगा, सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, सबसे पहले तो सवाल करेगा आपका भारत का पहला ग्रैंड मास्टर, यानी सबसे पहले ग्रैंड मास्टर ये कौन चुने गए? तो भारत से सबसे पहले ग्रैंड मास्टर चुने गए थे विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद चुने गए थे। पहले ग्रैंड मास्टर चुने गए थे कौन? विश्वनाथन आनंद। और विश्वनाथन आनंद को क्या दिया गया? तो अवार्ड दिया गया, इनको एक अवार्ड से नवाजा गया विश्वनाथन आनंद को। और कौन से अवार्ड से नवाजा गया? ध्यान दीजिएगा, इनको अवार्ड दिया गया कौन सा? तो पहला अवार्ड दिया गया था, पहला पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करा गया। पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करा गया किसको? तो विश्वनाथन आनंद को करा गया। ध्यान दीजिएगा, पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से विश्वनाथन आनंद को क्या करा गया? तो सम्मानित करा गया। और विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। देखिए सवाल कहां से बनेगा? भारत के 88वें ग्रैंड मास्टर कौन है? 88वें कौन है? 89वें ग्रैंड मास्टर कौन है? 90वें ग्रैंड मास्टर कौन है? और 91वें ग्रैंड मास्टर कौन है? जरा जवाब करिए कमेंट में, कमेंट में जवाब करिए। 88वें की बात करेंगे तो एक महिला है, महिला का नाम क्या हो जाएगा? तो दिव्या देशमुख, महिला हो जाएंगी दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं। और ध्यान रखिएगा चौथी महिला ग्रैंड मास्टर, 88वीं ग्रैंड मास्टर और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर, फोर्थ महिला ग्रैंड मास्टर। ध्यान दीजिएगा फोर्थ महिला, फोर्थ महिला ग्रैंड मास्टर, फोर्थ महिला ग्रैंड मास्टर, फोर्थ महिला ग्रैंड मास्टर। अभी इसमें कुछ छात्र ऐसे हैं जो सर को ढूंढ रहे हैं कि सर नहीं आए हैं क्या। छात्रों से हम बोल दें क्लास में एंटर करने से पहले एक बार सोच लिया करिए, समझ लिया करिए कि हम किस क्लास में जा रहे हैं। उसके बाद कमेंट बॉक्स में कुछ भी फालतू गिरी करा करिए। क्लास जब पोस्टर लगा है कि करंट अफेयर का है, ऑफिशियली ऐसा अनाउंस हुआ है कि आप लोग को मंडे से लेकर फ्राइडे तक करंट अफेयर की क्लास पढ़नी हो, अभी हमसे पढ़नी है। ठीक है, शाम को 7 बजे से टेस्ट की क्लास होती है, उस क्लास में सर पढ़ाते हैं, तो फिर इस क्लास में आके आप लोग ये सब भाषणबाजी क्यों करते हैं? किताब उठा लीजिए, सफेद पन्ना उठा लीजिए और सारा डेटा आप नोट करने का प्रयास करिए। अंतिम समय है अभी, अभी अगर भटकाव रहा तो फिर जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाएगी। इस बात का मतलब नहीं समझते हैं आप लोग। कमेंट रहने दीजिए, कमेंट हटाइए ही मत, इस चीज को समझिए सभी लोग, सभी छात्र ध्यान रखिएगा। कमेंट लगा दीजिए, पूरा चलने दीजिए।
लास्ट टाइम है। देखिए कितना समझाते समझाते आप लोग को सारी चीज़ें, मतलब किस क्लास में आप जा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, किस टीचर से हमें क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। सारी चीज़ें जानकारी लेने के बाद आप क्लास में आएंगे तो आप पढ़ने में सहज महसूस करेंगे और हम आपको पढ़ाने में सहज महसूस करेंगे। समझ रहे हैं ना? फिलहाल बना लीजिएगा इस बात को। चलिए शतरंज की बात करेंगे 88वीं। अभी जवाब तो दे नहीं रहे हैं आप लोग, है ना? जवाब तो मैंने पूछा, जरा बताइए कि 88वें कौन से, 89वें कौन से, 90वें कौन से, 91वें कौन से? अगर पता होता सीधे जवाब करना शुरू कर दीजिए। कल तो क्या बतियाना, अब यूट्यूब है तो इसका मतलब थोड़ी है कि सब इधर उधर की बातें करेंगे आप लोग। चलिए ठीक है, 89वें ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे। क्या है भैया? 89वें, 89वीं ग्रैंड मास्टर की अगर हम बात करते हैं तो 89वें हो जाएंगे रोहित कृष्णा। रोहित कृष्णा, रोहित कृष्णा हो जाएंगे 89वें ग्रैंड मास्टर। और अगर हम 91वें की बात करेंगे तो बी एस राहुल, बी एस राहुल हो जाएंगे आपके 91वें ग्रैंड मास्टर। 90वें ग्रैंड मास्टर का नाम कमेंट में बताइए आप लोग। 90वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? 90वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है बता दीजिएगा। 90वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? 90वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे? 91वां तो एकदम ध्यान रखना है आपको, 91वां एकदम से ध्यान में रखना है, 91वां एकदम ध्यान होना चाहिए, बी एस राहुल लिख लीजिएगा। 90वें ग्रैंड मास्टर का नाम एक छात्र बता रहे हैं, इनका नाम ले लेते हैं। हाँ, एक छात्र है रवि गुप्ता, बता रहे हैं कि 90वें ग्रैंड मास्टर का नाम क्या हो जाएगा? इलम पार्थी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इलम पार्थी आपके हो जाएंगे 90वें ग्रैंड मास्टर के तौर पे। बना लीजिएगा। ग्रैंड मास्टर 4 बने हैं, दिव्या देशमुख, रोहित कृष्णा, इलम पार्थी और बी एस राहुल। इस बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रश्न दिया है कि सिंधु जल समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खां के बीच लाहौर में मतलब हस्तांतरित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यह समझौता जो था सन 1960 में, सन 1960 में कराया गया था। और ये किसके बीच था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और किसके बीच था? फील्ड मार्शल अयूब खां के बीच रहा था। आगे इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दिया था। और ध्यान रखिएगा, संधि ने भारत को चिनाब, झेलम, सिंधु, झेलम और चिनाब, भैया ध्यान रखिएगा, इस संधि के तहत कहा गया कि जो सिंधु, झेलम और चिनाब है, सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, भारत को कहा गया कि आप इन नदियों पे छोटे डैम बना लीजिए और इनसे आप क्या करिए? विद्युत का उत्पादन करिए, बिजली उत्पादन के लिए इनको रखा गया। और इसमें स्थायी सिंधु आयोग की अगर बात करेंगे, इसमें भारत और पाकिस्तान के एक एक आयुक्त होंगे, ऐसा कहा गया था। तो बात सभी अपने आप में लगभग क्या हो जाएगा? तो ठीक हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम सिंधु समझौते पर अगर बात करेंगे, सिंधु समझौते पर अगर हम बात करेंगे, सिंधु समझौते पर, सिंधु समझौता जो है, सिंधु समझौता, सिंधु समझौता, सिंधु समझौता पर अगर हम बात करते हैं, सिंधु समझौता सन 1960। सवाल क्या बनेगा? ये समझौता किसने कराया था? ये समझौता कराया था, ये समझौता कराया था कौन? तो वर्ल्ड बैंक ने कराया था। यह समझौता कराने वाला कौन हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने इस समझौते को कराया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यह समझौता किसने कराया था? वर्ल्ड बैंक ने कराया था, सिंधु जल समझौता। और ये समझौता कितनी नदियों के लिए करा गया था? 6 नदियों के लिए करा गया था। 6 नदियों के लिए कराया गया समझौता था, 6 नदियों के लिए कराया गया समझौता था। और समझौता कराने वाला कौन हो जाएगा? तो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। इन वर्ल्ड बैंक वाले समझौते में इसमें कहा गया कि सिंधु, फिर कहा गया झेलम, फिर कहा गया चिनाब, चिनाब, फिर कहा गया रावी, रावी, और किसकी बात की गई? व्यास। और किसकी बात करी गई थी? सतलज। इन 6 नदियों पर यह समझौता कराया गया था, ध्यान दीजिएगा। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। और इस समझौते को क्या कर दिया गया? फिलहाल तो रद्द कर दिया गया। इस समझौते को भारत सरकार ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। रद्द करने से ध्यान रखिएगा, एक तो रतले परियोजना, एक तो रतले परियोजना, परियोजना, एक तो रतले परियोजना और दूसरा एक परियोजना है जिसका नाम है किशन गंगा, किशन गंगा परियोजना। एक रतले परियोजना और दूसरा किशन गंगा परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं क्या हुई हैं? तो प्रभावित हुई हैं। ये दोनों परियोजना क्या हुई है? प्रभावित हुई है। इस समझौते के रद्द होने से 2 परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा है। एक तो हो जाएगा किशन गंगा और दूसरा हो जाएगा रतले। ध्यान दीजिएगा,
हाँ, समझौते को भारत सरकार ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। हाँ, पहलगांव हमले के कारण, कारण क्या रहा था, पहलगांव हमला, कारण रहा था पहलगांव हमला। फिर रद्द करने के पीछे का अगर रीजन पूछेगा, कारण क्या रहा था, रद्द करने के पीछे का कारण पूछेगा, पहलगांव हमला, पहलगांव हमला रहा था। रद्द करने के पीछे का कारण था पहलगांव हमला। पहलगांव हमले पर भी हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको बना लीजिएगा। एक छात्र बोल रहे हैं सर समझौते को देख लीजिए एक बार, कहाँ दिया है, समझौता संधि हस्तांतरित करी गई थी। ओ अच्छा, सम स्थान के बाद, स्थान तो लाहौर नहीं कराची होना चाहिए, स्थान लाहौर नहीं कराची होना चाहिए। उत्तर क्या लग गया, उपरोक्त सभी लग गया है। ओहो, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्न के उत्तर पे जरा ध्यान दीजिएगा। समझौता कहाँ पे कराया गया था, कराची के अंदर कराया गया था। और इसमें बाकी ठीक है, उत्तर बना लीजिएगा 2 और 3। अब ज्यादा, अब इस पर डिस्कशन मत करवाइए मुझसे, इसको फिलहाल बना लीजिएगा। जरूरी करंट की बात ये है। और देखिए यहाँ से एक सवाल करेगा आपसे पहलगांव, पहलगांव से एक सवाल करेगा पहलगांव। अगर हम पहलगांव की बात करते हैं, पहलगांव, पहलगांव की बात करेंगे, पहलगांव ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। पहलगांव, पहलगांव के अगर हमले के संबंध में बात करेंगे, पहलगांव हमला, पहलगांव हमला के संबंध में अगर बात करते हैं, पहलगांव हमला, पहलगांव हमला कब हुआ था, 22 तारीख को हुआ था, 22 अप्रैल। पहलगांव हमला 22 अप्रैल सन 2025 को, पहलगांव हमला 22 अप्रैल सन 2025, 22 अप्रैल सन 2025, 22 अप्रैल सन 2025 पहलगांव हमला। और ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर। 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ। और इस हमले में ध्यान रखिएगा, इस हमले में कुछ पर्यटक थे, कुछ पर्यटक थे, कुछ स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोग थे, और कुछ इसमें क्या रहे थे, विदेशी रहे थे। इनको क्या करा गया, धर्म के आधार पर इनकी हत्या कर दी गई। धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म पूछकर इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब ये हमला हुआ तो भारत अतिथि के तौर पे आए थे, जब ये हमला हुआ तो भारत आए, भारत आए थे, जब ये हमला हुआ तो भारत आए थे। भारत में कौन आए थे, ध्यान रखिएगा, तो भारत में आए थे, नाम था उनका जेडी वेंस। जेडी वेंस भारत आए थे जब ये हमला हुआ था, तो जेडी वेंस भारत आए। और ध्यान रखिएगा, भारत आए थे और सपरिवार भारत आए थे, अपने परिवार के साथ भारत यात्रा पर आए थे जेडी वेंस, सपरिवार भारत आए थे जेडी वेंस। और मोदी जी कहाँ थे, प्रधानमंत्री कहाँ की यात्रा पे थे, तो प्रधानमंत्री इस हमले के समय, प्रधानमंत्री सऊदी अरब यात्रा पर थे, सऊदी अरब यात्रा पर थे प्रधानमंत्री, सऊदी अरब यात्रा पर। कौन थे, तो प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री इस हमले में सऊदी अरब की यात्रा पे रहे थे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहलगांव हमले के समय मोदी जी कहाँ पे थे, सऊदी, सऊदी अरब की यात्रा पे थे। और जेडी वेंस परिवार भारत के अंदर आए थे। ध्यान रखिएगा, अगर हम पहलगांव हमले से और कड़ी जोड़ेंगे, तो पहलगांव हमला हुआ और ये हमले की जिम्मेदारी, इस हमले की जिम्मेदारी किसके द्वारा ली गई, इस हमले की जिम्मेदारी को लिया कौन, तो टीआरएफ ने लिया। टीआरएफ द्वारा ये हमला कराया गया, ऐसी जिम्मेदारी ली गई। और टीआरएफ को आतंकी घोषित करने वाला कौन हो जाएगा, तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब जरा इसमें याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा और बातों को। टीआरएफ की बात करेंगे, द रेजिडेंट फ्रंट, द रेजिडेंट फ्रंट, द रेजिनेंट, द रेजिनेंट फ्रंट, द रेजिनेंट फ्रंट, जिसका नाम है टीआरएफ, इसको घोषित कौन किया, इसको आतंकी घोषित करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो अमेरिका होगा। अमेरिका ने कहा कि वाकई भैया टीआरएफ दोषी है, और इसने ही क्या कराया है, हमला कराया है। अब भारत सरकार ने इस हमले पर एक समिति का गठन किया, इस हमले पर एक समिति बनाई गई, समिति, इस हमले पर एक समिति का गठन किया, कब किया, तो 28 अप्रैल को किया। 28 अप्रैल को एक समिति का गठन किया गया, कब, सन 2025 में। पहलगांव हमले पर एक समिति बनी, पहलगांव हमले पर जो समिति बनी थी 28 अप्रैल को, एक समिति बनाई गई थी पहलगांव हमले के लिए, एक समिति बनी थी 28 अप्रैल को। और इस हमले के बाद ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया,
भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा? सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को चलाया भारत सरकार ने। ऑपरेशन सिंदूर चलाया भारत सरकार ने। ऑपरेशन सिंदूर किसके ऊपर चलाया गया था? तो पाकिस्तान के ऊपर चलाया था। किसने चलाया था? तो भारत ने चलाया था। और ये एक प्रकार का सफल ऑपरेशन रहा था। ऑपरेशन सिंदूर कैसा ऑपरेशन रहा था? तो सफल ऑपरेशन रहा था। और इसकी सफलता पे ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा चलाया गया वहां के स्थानीय लोगों द्वारा। तिरंगा यात्रा चलाई गई, तिरंगा यात्रा। और तिरंगा यात्रा कहाँ चलाई गई थी? जम्मू के अंदर चलाई गई थी, जम्मू में। तिरंगा यात्रा चलाई गई थी कहाँ पर? जम्मू के स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा चलाया, क्योंकि ऑपरेशन क्या हो गया था? सफल। बदला यहीं तक पूरा नहीं हुआ। गृह मंत्रालय ने घोषणा किया कि हमने एक ऑपरेशन चलाया है, हमने भी एक ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या रहा? तो महादेव। हमने भी एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन का नाम रहा महादेव। ऑपरेशन महादेव किसके ऊपर चलाया गया था? ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन महादेव किसके ऊपर चलाया गया? तो टीआरएफ पर चलाया गया। और टीआरएफ के कितने आतंकियों को मारा गया था? 3 आतंकी को इसमें मारा गया। टीआरएफ के 3 आतंकियों को इस हमले में मारा गया था। ध्यान रखिएगा, सारी बातें नोट कर लीजिएगा। सर मॉक ड्रिल, अच्छा मॉक ड्रिल भी बता देंगे, फिलहाल देख लीजिए इसको। मॉक ड्रिल पे आते हैं, परेशान नहीं होना है। मॉक ड्रिल को इसलिए मैंने छोड़ा कि बहुत सारे अभ्यास भारत स्तर पे कराए गए थे। ठीक है, बहुत सारे अभ्यास भारत स्तर पे कराए गए थे। खिलाड़ भी चलाया गया था, एकदम सब बताएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी इसकी जानकारी अभी दे रहे हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं। सिटी मॉक ड्रिल, हाँ सब बताएंगे। चलिए बना लीजिएगा। देखिए सवाल और क्या बनेगा यहाँ से? सवाल और यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा इस हमले में। ध्यान रखिएगा, जो ऑपरेशन सिंदूर रहा था, जो ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से पहले ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर को चलाने से पूर्व की घटना है। इसके पूर्व में भारतीय सेना ने कुछ मॉक ड्रिल किया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत में मॉक ड्रिल का आयोजन करा गया। भारत में मॉक ड्रिल का आयोजन करा गया था, भारतीय सेना द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन करा गया था 6-7 मई को। 6-7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन करा गया। कब? सन 2025 में। सन 2025 में मॉक ड्रिल चलाया गया था। और भारत के कुल कितने शहर में चलाया गया था? तो 244 शहरों में। भारत के कुल 244 शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का आयोजन भारत के कुल 244 शहरों में करा गया भारतीय सेना द्वारा। और एक तरह से ध्यान दीजिएगा, यह आयोजन जो था, आयोजन ये किसकी देख रेख में करा गया था? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय की देख में इस तरह के आयोजन को करा गया था। गृह मंत्रालय द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन करा गया था 144 शहरों में 6 से 7 मई को। अब देखिए यहाँ से एक बात और पूछेगा, एक बात और पूछेगा। हाँ, बिहार में भी कराया गया था, ध्यान दीजिएगा। बिहार में भी मॉक ड्रिल का प्रभाव रहा था। अगर हम बात करते हैं कि सेना ने पूर्वी छोर पर, भारत में सेना ने पूर्वी छोर पर एक अभ्यास किया था, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन अभ्यास। एक ऑपरेशन चलाया था पूर्वी छोर पर, जिसका नाम हो जाएगा ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास। और ध्यान रखिएगा, पश्चिमी छोर पर भी सेना ने ऑपरेशन चलाया था। भारत के पश्चिमी छोर पर सेना ने एक मॉक ऑपरेशन चलाया था पश्चिमी छोर पर, जिसका नाम हो जाएगा ऑपरेशन ऑपरेशन शील्ड। जिसका नाम क्या होगा? तो ऑपरेशन शील्ड होगा। ऑपरेशन शील्ड हो जाएगा, जिसका नाम पश्चिमी छोर पर चलाया गया ऑपरेशन होगा सेना का, जिसका नाम हो जाएगा ऑपरेशन शील्ड। और पूर्वी छोर पर जो ऑपरेशन चला था, इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन अभ्यास। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में आगे बात करेंगे तो भैया ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और सफलतापूर्वक इसको क्या करा गया? तो समाप्त करा गया। ध्यान दीजिए, इसमें इसमें वायुसेना से भाग लेने वाली महिला का नाम, वायुसेना से भाग लेने वाली जो महिला है, अब देखिए यहाँ से वायुसेना का और यहाँ से थल सेना का। वायुसेना से भाग लेने वाली महिला और थल सेना से भाग लेने वाली महिला, जो महिला थल सेना का नेतृत्व कर रही थी, उनका नाम था सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी के नेतृत्व में, सोफिया कुरैशी के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, सोफिया कुरैशी के नेतृत्व में थल सेना का ऑपरेशन चलाया गया था। और व्योमिका सिंह के नेतृत्व में, व्योमिका सिंह व्योमिका सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा? तो वायुसेना का। इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए ये सब इसी का हिस्सा है, जरा ध्यान दीजिएगा। सर एक बार पूरा थीम लिख दीजिए ना, क्यों लिखें? मेरा मन
थीम अपने से पढ़िए आप लोग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद से करना होता है, ठीक है। अब सारी चीज़ें हम ही करें, सब हम ही करें, तो ऐसा नहीं ना पॉसिबल है। सब हम थीम पढ़ाएंगे तो 2-3 घंटे तो थीम ही पढ़ाएंगे, तो क्या थीम से सवाल इनकेस अगर नहीं पूछा तो आप लोग भी बोलेंगे 3 घंटे का टाइम काट दिया थीम पढ़ा के। सब सोचना होता है, हर हिस्से के बारे में सोचना होता है ना भाई। आप लोग की उम्मीदों पे खरे उतरने का प्रयास कर सकते हैं, उतरेंगे या नहीं अब ये हर छात्र अपने अपने अनुसार डिसाइड करता है ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि सबका कहा हुआ हो ही जाता है यहाँ पे। अरे कुछ का होता है, कुछ का नहीं हो पाता है। चलिए इसको बना लीजिएगा, बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए मैंने यहाँ से कुछ डेटा दिया है। पहले तो ये कुछ डेटा यहाँ से है, दूसरा डेटा यहाँ पे मैंने दिया है, तीसरा डेटा मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। सारे डेटा को देख लीजिएगा। अब बढ़ेंगे यहाँ से आगे। आगे देखिए दिया है कि भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्जियोम 4 का हिस्सा बने थे। एक्जियोम 4 पहले मिशन की बात करेंगे। एक्जियोम 4 की अगर हम बात करते हैं तो भैया ध्यान रखिएगा, एक्जियोम 4 जो है, एक्जियोम 4 जो मिशन है, एक्जियोम 4 ये किसके द्वारा चलाया गया? तो नासा द्वारा संचालित मिशन है। नासा द्वारा संचालित मिशन हो जाएगा। नासा द्वारा संचालित मिशन है एक्जियोम 4। नासा द्वारा संचालित मिशन हो जाएगा एक्जियोम 4। अगर एक्जियोम 4 मिशन की बात करते हैं तो इसमें किस रॉकेट के थ्रू इस मिशन को संचालित किया गया था? तो रॉकेट का नाम हो जाएगा फाल्कन 9। रॉकेट का नाम हो जाएगा फाल्कन 9। फाल्कन 9 नामक रॉकेट से इस मिशन का संचालन करा गया था और इसमें संचालनकर्ता का नाम हो जाएगा नासा। नासा का मिशन हो जाएगा एक्जियोम 4। रॉकेट का नाम हो जाएगा फाल्कन 9। भारत की तरफ से कौन गए थे? शुभांशु शुक्ला। भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला को इसमें भेजा गया था। शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला भारत की तरफ से गए थे। और जरा ध्यान दीजिएगा, शुभांशु शुक्ला के संबंध में एक सवाल पूछा था, ये कहाँ के निवासी हैं? निवासी पूछेगा कहाँ के हैं तो लखनऊ के। शुभांशु शुक्ला कहाँ के निवासी हैं? तो लखनऊ के निवासी हैं। और शुभांशु शुक्ला गए थे एक्जियोम 4 मिशन के तहत, भारत की तरफ से गए थे। और इसमें कौन कौन गया था? तो भैया ध्यान दीजिएगा, इसमें एक वैज्ञानिक गए थे पोलैंड से। कहाँ से गए थे? पोलैंड से गए थे। और एक वैज्ञानिक गए थे कहाँ से? हंगरी से। और एक कहाँ से गए थे? तो अमेरिका से। कुल 4 लोगों का दल इसमें शामिल था। तो पोलैंड, हंगरी और अमेरिका। क्या क्या दे रखा है? शुभांशु शुक्ला के साथ कौन गया था? तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, हंगरी के वैज्ञानिक थे और कहाँ के थे? पोलैंड। 1 3 4 जैसी कुछ बातें हैं। हाँ, उत्तर हो जाएगा डी। बना लीजिएगा। तो और कुछ बताएं इसमें, इसको बना लीजिएगा। इसको बनाइए तो कुछ आगे बताएं इसमें। अच्छा, लोबिया के बीज भी उगाए थे सर, ये भी बताइएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, सब बता देंगे, एकदम सब बताएंगे। फिलहाल तो नोट करिए जो बताए हैं। चलिए बना लीजिएगा। कुछ छात्र हैं, एक छात्र हैं रवि यादव करके हैं, सुधर जाओ रवि, समझे ना, पढ़ो खाली। इसको बना लीजिएगा। फालतू बातें देखिए हम पढ़ाते समय न करते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है। कुछ छात्र ऐसे जो दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अपनी देखिए तैयारी पे फोकस करिए, ठीक है। कौन अच्छा, कौन खराब, कौन क्या, कौन कैसे, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, अभी देखिए ऋतिक यादव एक छात्र है दरभंगा, अब ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है कि अगर मिल जाओ तो फिर तो देख लेना तुम, समझे ना। देखिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है, समझे ना। कौन क्या है, क्या नहीं है, किस तरह की बातें हैं, क्या है, ठीक है, ये आप किसी से ना बुलवाइए, ठीक है। देखिए हम सभी टीचर हैं और आप सभी छात्र हैं, हमारा पढ़ाने का कर्तव्य है और आपका पढ़ने का है। पढ़िए और चुपचाप शांति से नौकरी लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब यूट्यूब है, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर हमने तो कभी टिप्पणी किया नहीं है, ना हम सुनना पसंद करते हैं, समझे ना। आप पढ़ाई करिए और बाकी शांत हो जाइए, ठीक है। फालतू का इसीलिए यूट्यूब पे पढ़ाना थोड़ा ठीक नहीं होता है। यार क्या है आप लोग बताइए, ऐसा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को, थोड़ा समझिए ना। अब हम लोग भी जैसे बाहर से आके आपकी अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, बिहार की इकोनॉमी में बाहर से आके हम लोग, मतलब हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपकी बिहार की शिक्षा में आके हम सहयोग दे रहे हैं।
और मतलब सहयोग एक तरह से क्या है, समर्पण है मेरा। रात हो चाहे दिन हो चाहे जब भी हो, संस्थान के लिए इवन आप लोग के लिए इंसान ने खड़े होकर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप सभी छात्र राजनीति के बजाय पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और बढ़ेंगे आगे। इसको बना लीजिएगा। देखिए अब हम क्या पढ़ा रहे थे, मेरे ध्यान से हट गया भैया। हम बदलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है? हाइड्रोजन चलित वाहनों के उत्पादन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां, या फिर महासागर, समुद्र और तटों से जुड़ी कुछ आर्थिक गतिविधियां। बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर हो जाएगा बी। और आगे अगर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था के संबंध में अगर देखा जाए, नीली अर्थव्यवस्था के संबंध में देखा जाए, नीली अर्थव्यवस्था के संबंध में अगर देखा जाए, इसका संबंध सीधा किससे हो जाएगा? तो समुद्र से हो जाएगा, समुद्र से होगा। नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे हो जाएगा? तो समुद्र से होगा। और अगर हम बात करते हैं रचनात्मक अर्थव्यवस्था, ऑरेंज इकोनॉमी, प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में कहा कि ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी की बात करी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने ऑरेंज इकोनॉमी की बात करी। ऑरेंज इकोनॉमी का सीधा मतलब हो जाएगा रचनात्मक अर्थव्यवस्था। इन्होंने कहा कि जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था है, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, ये अपने आप में क्या है? तो ऑरेंज इकोनॉमी है। ऑरेंज इकोनॉमी को इन्होंने रचनात्मक अर्थव्यवस्था का नाम दिया। ऑरेंज इकोनॉमी को इन्होंने रचनात्मक अर्थव्यवस्था का नाम दिया। और जरा ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था से, तो याद रखिएगा भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित समाजवादी, मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था कहाँ की है? तो भारत की अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था ये मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था है। बाकी उत्तर बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका बी। अब बढ़ेंगे यहाँ से आगे, उत्तर बना लीजिएगा बी। बढ़ेंगे यहाँ से आगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे दिया है कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2021 और 22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? भैया अगर हम बात करते हैं विदेशी छात्र, भारत में, भारत में सर्वाधिक विदेशी छात्र, भारत में सर्वाधिक विदेशी छात्र, सर्वाधिक विदेशी छात्र, भारत में सर्वाधिक विदेशी छात्र जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा, भारत में सर्वाधिक विदेशी छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। भारत में सर्वाधिक विदेशी छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ये शिक्षा कहाँ पर ग्रहण करते हैं? तो बेंगलुरु के अंदर। भारत में कुछ विदेशी छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, कहाँ पर? बेंगलुरु में करते हैं, बेंगलुरु में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कुछ विदेशी छात्र जो कि बेंगलुरु में शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कुछ ऐसे विदेशी छात्र जो बेंगलुरु में शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या क्या बोला जाता है, सर्वाधिक विदेशी छात्र जो बेंगलुरु में शिक्षा ग्रहण करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक जो विदेशी छात्र हैं ये
इसको बना लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे यहाँ से। आगे दिया है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला जो मैत्री सेतु है ये किस नदी पर बना है? नदी कौन सी हो जाएगी? तो फेनी नदी। जो मैत्री सेतु है ये किस नदी पर बना है? मैत्री सेतु की अगर हम बात करते हैं, मैत्री सेतु, मैत्री सेतु की अगर बात करेंगे, मैत्री सेतु बना है किस नदी पर? तो फेनी नदी पर। मैत्री सेतु बना है फेनी नदी पर, फेनी नदी पर, फेनी नदी पर बना है मैत्री सेतु। ठीक है। देखिए पुल के संबंध में सवाल पूछेगा, अगर अगर सेतु के संबंध में सवाल पूछा, अगर सेतु के संबंध में सवाल पूछेगा तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर सेतु के संबंध में सवाल पूछेगा, सेतु या ब्रिज, ब्रिज लिख देते हैं, ब्रिज के संबंध में सवाल पूछा और सन 2025 से सवाल पूछा, ब्रिज के संबंध में सवाल पूछा और सन 2025 से अगर सवाल पूछता है तो जरा ध्यान दीजिएगा। ब्रिज के संबंध में क्वेश्चन पूछा और सन 2025 से पूछा, इसको याद रखिएगा। सेतु यानी ब्रिज के संबंध में सवाल अगर पूछता है तो ध्यान रखिएगा एक आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज की बात करते हैं, आर्क ब्रिज, आर्क ब्रिज की अगर बात करेंगे, आर्क ब्रिज, आर्क ब्रिज की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्क ब्रिज की बात करेंगे या फिर हम चिनाब ब्रिज की बात करते हैं, आर्क ब्रिज की बात करेंगे या फिर चिनाब ब्रिज की बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। आर्क ब्रिज या चिनाब ब्रिज की बात करते हैं और इनकी अवस्थिति के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। और प्रश्न करेगा सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। सुदर्शन ब्रिज की अगर हम बात करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, सुदर्शन ब्रिज, सुदर्शन ब्रिज की अगर बात करते हैं, सुदर्शन ब्रिज, सुदर्शन ब्रिज की अगर बात करेंगे तो सुदर्शन ब्रिज की जो अवस्थिति है, अवस्थिति, सुदर्शन ब्रिज की जो अवस्थिति है, अवस्थिति, सुदर्शन ब्रिज की अवस्थिति कहाँ पर है? तो जरा ध्यान दीजिएगा। जो सुदर्शन ब्रिज है इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? तो याद रखिएगा इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? गुजरात में। सुदर्शन ब्रिज की अवस्थिति कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सिंदूर ब्रिज कहाँ पर है? सिंदूर ब्रिज, अगर हम सिंदूर ब्रिज के संबंध में बात करेंगे, सिंदूर ब्रिज के संबंध में अगर बात करेंगे तो सिंदूर ब्रिज की जो अवस्थिति है, जो सिंदूर ब्रिज की अवस्थिति है, सिंदूर ब्रिज की अवस्थिति कहाँ पर हो जाएगी? तो जरा ध्यान दीजिएगा। सुदर्शन ब्रिज की अवस्थिति कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। सिंदूर ब्रिज की अवस्थिति के संबंध में अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। देखिए एक सवाल करेगा आपसे ग्लास ब्रिज, ग्लास ब्रिज के संबंध में एक सवाल करेगा, ग्लास ब्रिज से क्वेश्चन करेगा, ग्लास ब्रिज से। ग्लास ब्रिज कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। ग्लास ब्रिज कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। देखिए एक सवाल करेगा, वर्टिकल ब्रिज कहाँ पे है? वर्टिकल ब्रिज के संबंध में सवाल बनेगा। वर्टिकल ब्रिज के संबंध में अगर सवाल बनता है तो वर्टिकल ब्रिज भी कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा। वर्टिकल ब्रिज भी कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा? जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या बनेगा? जरा ध्यान दीजिएगा। नहीं, ग्लास ब्रिज आप लोग राजगीर क्यों बताते हैं? ग्लास ब्रिज जो एक्चुअल बना हुआ है ये तमिलनाडु के अंदर बना है और भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, वर्टिकल ब्रिज भी पूछेगा तो कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। अगर हम बात करेंगे भैया, अगर हम बात करेंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम सुदर्शन ब्रिज की बात करते हैं, अगर हम सुदर्शन ब्रिज की बात करेंगे, सुदर्शन ब्रिज, सुदर्शन ब्रिज की बात करेंगे, सुदर्शन ब्रिज, सुदर्शन ब्रिज आपका हो जाएगा कहाँ पर? गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर। और ये समंदर में बनाया गया ब्रिज है, समुद्र में है और ये ओखा को जोड़ेगा, ओखा को जोड़ेगा किससे? तो द्वारका से जोड़ने का काम करेगा। जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर हम बात करते हैं अटल ब्रिज, अगर हम अटल ब्रिज की बात करते हैं, अटल ब्रिज, अटल ब्रिज की अगर हम बात करेंगे, अटल ब्रिज, देखिए एक अटल सुरंग है, एक अटल सुरंग है, एक अटल ब्रिज है, एक अटल सुरंग है, एक अटल सुरंग है और एक अटल ब्रिज है। ब्रिज बोल लीजिए या फिर इसी को आप अटल सेतु बोल लीजिए, या तो आप ब्रिज बोल लीजिए या फिर अटल सेतु बोल लीजिए। एक अटल सेतु है और एक सुदर्शन, एक अटल ब्रिज है और दूसरा अटल सुरंग है। अटल सुरंग की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये किसको जोड़ता है? ये लेह को जोड़ेगा, लेह को जोड़ता है किससे? मनाली से। ये लेह को जोड़ेगा किससे? तो मनाली से जोड़ने का काम करता है। इसका पुराना नाम अगर पूछेगा आपसे, पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो रोहतांग सुरंग हो जाएगा। इसका पुराना नाम क्या है? तो रोहतांग सुरंग इसका पुराना नाम हो जाएगा। और प्रश्न करेगा इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ, अगर इसके लेंथ यानी लंबाई के संबंध में बात करेंगे, 9.02 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी? तो लंबाई हो जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं अटल ब्रिज की, ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। अटल ब्रिज कहाँ पे हो जाएगा? तो महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, अटल ब्रिज कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा। चलिए, जीवन में पॉजिटिव रहना सीखिए। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहना सीखिए। नौकरी पाना देखिए एक सिंपल और सिंगल उद्देश्य होना चाहिए छात्र जीवन में, और हम लोग शिक्षक हैं तो हम लोग का उद्देश्य केवल और केवल पढ़ाना होना चाहिए।
समझ रहे हैं इस बात को? और कौन क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, विज्ञान को कोई नहीं छीन सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, इसको बना लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश, देखिए ये दरअसल थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वाड दरअसल पूछ रखा है, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। क्वाड के बारे में पूछा है, क्वाड। क्वाड के बारे में पूछा हुआ है। क्वाड में शामिल देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 देश हो जाएंगे। क्वाड में शामिल एक देश हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। 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 दूसरा दूसरा हो जाएगा कौन? तो ऑस्ट्रेलिया। दूसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दूसरा होगा ऑस्ट्रेलिया। तीसरा होगा भारत। और चौथा हो जाएगा, लिखिएगा, जापान। चौथा हो जाएगा जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। ठीक है। रहते हुए नौकरी ले लीजिए, एकदम हैरान कर देते हैं आप। तो पढ़ाई करिए, देखिए यूट्यूब है, बहुत कुछ बोलना भी ठीक नहीं है किसी को। और मेहनत करिए। ठीक है। देखिए आप लोग पढ़ के नौकरी लीजिए, मेरा क्या है यार। ठीक है, हम तो नौकरी लिए भी छोड़ भी दिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि सीधे मुंह उठा के चले आए। कई सारे मैंने एग्जाम पास किए हुए हैं, जिसका रिजल्ट मैंने सीधा क्लासरूम में दिखाया हुआ है। इतना गट्स है किसी को तो फिर आए इस पे बात करे, समझ रहे हैं ना। और जॉब लेके मैंने छोड़ रखा है, और एक नहीं दो दो नौकरियां लेके मैंने छोड़ी हुई हैं। फालतू बकवासबाजी करने का क्या मतलब है यार। अरे कुछ दिन बहुत अगर इच्छा नहीं है पढ़ाएंगे, मन हट गया तो चले जाएंगे सीधे हिमालय की मुंजवत चोटी। वहीं पे जय श्री राम सुने हैं ना, नारद सारद वेद विशारद, झाको राम निरंतर गावे, कहत गणेश अशेष दिनेश सुरेश बतावे, ताहे अहिर की छो हरिया छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। चलेंगे हिमालय की मुंजवत चोटी। और चलिए चलेंगे वहीं पर। कृष्ण कथा शुरू की जाएगी। प्रेम के भूखे प्रेम के भाव से, प्रेम के तंदुल खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दिन का देते दरिद्र चबाने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने श्रृंग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। लेने लगी जब तीसरी मुट्ठी तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा। चल के वहां भी कंपटीशन बढ़ाया जाएगा बाबाओं में, क्या कहते हैं आप लोग? चलिए बढ़ेंगे आगे यहाँ से बढ़ेंगे आगे, इसको देख लीजिएगा एक बार। हाँ, क्वाड से देखिए एक सवाल बनेगा। क्वाड से एक सवाल बनेगा। सवाल ये बनेगा कि क्वाड 2025 के संबंध में क्वेश्चन बनेगा कि क्वाड 2025 का आयोजन आयोजन और आयोजन कब? जून के महीना में। जून के महीना में क्वाड 2025 का आयोजन, और ये आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत के अंदर किया गया। जून के महीना में क्वाड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत के अंदर किया गया। और क्वाड में शामिल, अगर क्वाड में शामिल संबंधी अगर बात करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्वाड में शामिल होने के संबंध में अगर बात करते हैं तो क्वाड जो है, क्वाड क्वाड में शामिल होने के संबंध में बात करेंगे तो 4 देश। और इन चारों देशों को हम मालाबार देश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मालाबार एक प्रकार का अभ्यास होता है। इस मालाबार अभ्यास में इन चारों देशों की प्रतिभागी या भागीदारी होती है। और जैसा कि अगर हम मालाबार अभ्यास की बात करेंगे 2025 में, इस मालाबार अभ्यास का जो आयोजन है, आयोजन ये कहाँ पर करा गया? तो गुआम के अंदर करा गया। गुआम कहाँ पर हो जाएगा भैया? प्रशांत महासागर के अंदर हो जाएगा। गुआम कहाँ पर होगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर के अंदर हो जाएगा गुआम। इसको बना लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न दिया है। प्रश्न है, भारत क्यों मायने रखता है? यह एक किताब है और इसके लेखक के बारे में पूछ रखा है। पूछा हुआ है, भारत क्यों मायने रखता है? भारत क्यों मायने रखता है? भारत क्यों मायने रखता है, एक किताब है, उस किताब के बारे में पूछ रखा है आपसे। भारत क्यों मायने रखता है एक रचना है।
और ये रचना किसकी है, ये सवाल पूछा हुआ है। ये रचना किसकी है, जरा ध्यान दीजिएगा। भारत क्यों मायने रखता है, ये रचना हो जाएगी किसकी, तो जयशंकर साहब की रचना है। भारत के विदेश मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं ये, भारत के विदेश मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं जयशंकर साहब। जरा ध्यान दीजिएगा, भारत के विदेश मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं जयशंकर साहब। जयशंकर की रचना हो, एस जयशंकर की रचना हो जाएगी। शशि थरूर की बात करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी गई है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस एक रचना हो जाएगी। एन एरा ऑफ डार्कनेस एक रचना है, और ये रचना किसकी हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा शशि थरूर की हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए प्रश्न दिया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तकनीक भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ। सदा तकनीक की हम बात कर रहे हैं। सदा तकनीक अभ्यास की अगर बात करेंगे तो सदा तकनीक अभ्यास जो था भारत और किसके बीच हुआ, तो सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच सदा तकनीक अभ्यास का आयोजन करा गया। इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, भारत द्वारा ईरान पर, भारत द्वारा ईरान के लिए, भारत द्वारा ईरान के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। भारत द्वारा ईरान के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। भारत द्वारा ईरान के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। भारत द्वारा ईरान के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा, ऑपरेशन का नाम हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन का नाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ऑपरेशन सिंधु भारत द्वारा ईरान के लिए चलाया जाने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है, सिंधु। और इजराइल ने किसके ऊपर ऑपरेशन चलाया, ईरान पर। इजराइल ने जो ईरान पर ऑपरेशन चलाया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑपरेशन राइजिंग। ऑपरेशन ऑपरेशन राइजिंग चलाया, राइजिंग चलाया। कौन चलाया भैया, तो इजराइल ने चलाया। किसके ऊपर चलाया, ईरान के ऊपर चलाया। और अमेरिका ने ईरान के ऊपर बमबारी किया। अमेरिका द्वारा ईरान पर बमबारी की गई। ईरान पर क्या करा गया, ईरान पर बम की बारिश की गई, बमबारी। ईरान पर बमबारी किया गया। किस ऑपरेशन के तहत, तो एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन के तहत, तो ध्यान रखिएगा मिड नाइट हैमर एक ऑपरेशन चलाया गया। और इस मिड नाइट हैमर के तहत बमबारी करी गई। अगर हम बात करेंगे दुबई की, बात करते हैं यूएई, तो ध्यान रखिएगा भारत और दुबई के बीच, भारत और यूएई के बीच एक अभ्यास कराया गया, सैन्य अभ्यास। ये एक प्रकार का सैन्य अभ्यास रहा था, कोई युद्ध नहीं है, एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है, एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज का नाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका नाम हो जाएगा डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन एक प्रकार का अभ्यास होगा, डेजर्ट साइक्लोन एक प्रकार का अभ्यास हो जाएगा। और ये डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है, ये भारत और यूएई, अगर हम डेजर्ट साइक्लोन की भैया बात करते हैं, इस डेजर्ट साइक्लोन का जो आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ पर, इस डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन कहाँ पर, ध्यान रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन का जो आयोजन है, ये आयोजन कहाँ पर करा गया, तो अबू धाबी के अंदर, अबू धाबी में इसका आयोजन करा गया। डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन कहाँ करा गया, तो अबू धाबी के अंदर इसका आयोजन करा गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन सभी जगह से देखिए क्वेश्चन बने हुए हैं और सवाल यहाँ से डेफिनेटली आते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए एक सवाल और पूछेगा इजराइल से। सवाल इजराइल से क्या पूछेगा, एक देश है जिसका नाम है सोमालीलैंड। एक जगह है, एक देश है, एक स्थान है जिसका नाम है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड एक प्रकार का अफ्रीका के पास है, अफ्रीका के पश्चिम छोर पे है। पश्चिम नहीं, पूर्वी। अफ्रीका के पूर्वी छोर पर एक तरह से एक द्वीप का रूप है जो कि देश बना। और इसको देश की मान्यता देने वाला देश कौन सा हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। इसको देश की मान्यता दिया, सोमालीलैंड को देश की मान्यता कौन प्रदान किया, तो इजराइल ने प्रदान किया। सोमालीलैंड को देश की मान्यता कौन दिया, तो इजराइल ने दिया। इसको ध्यान रखिएगा, सोमालीलैंड को देश की मान्यता दिया कौन, तो इजराइल ने इसको देश की मान्यता दिया। उत्तर बना लीजिएगा सऊदी अरब। देखिए सवाल बनेगा आगे, नीति आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। नीति आयोग 1 जनवरी 2018 को स्थापित किया गया। थोड़ा ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि योजना आयोग का प्रतिस्थापित रूप हो जाएगा ये। अगर हम योजना आयोग के संबंध में बात करेंगे, योजना आयोग को स्थापित करा गया था सन 1900 कब, 50 के अंदर। अब इसी का एक प्रतिस्थापित रूप हो जाएगा, इसी का प्रतिस्थापित रूप हो जाएगा आपका नीति आयोग। इसी का प्रतिस्थापित रूप हो जाएगा नीति आयोग। अगर हम देखें तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग जो है, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग को लाया गया था 1 जनवरी सन 2000 कब, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लागू किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू करा गया,
सॉरी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को लाया गया? तो 12वीं योजना उस समय चल रही थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संचालित होने के दौरान ये सारा कुछ करा गया था। हाँ, यह योजना आयोग का प्रतिस्थापित था। बात अपने आप में क्या है, सही है। पहला तो गलत है, दूसरा सही है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग के अध्यक्ष के तौर पे कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग का गठन देखिए हुआ था कब? 2017 में। नीति आयोग का गठन की बात करेंगे सन 2015 में। सन 2015 में जब इसका गठन हुआ तो 15 से लेकर आज 2025 चल रहा है। 15 से लेकर आज 2025 चल रहा है। 15 से लेकर 2025 10 साल का पूरा टेन्योर हो गया। और इस 10 साल के कार्यकाल में नीति आयोग के कुल कितने अध्यक्ष रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, केवल एक। नीति आयोग के केवल एक अध्यक्ष के रूप में रहे हैं और केवल एक ही अध्यक्ष रहे हैं और अन्य अध्यक्ष बदले नहीं गए हैं। और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी हो जाएंगे। नीति आयोग के एकमात्र अध्यक्ष रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी, और लगातार उस समय से अभी तक यही है। प्रश्न पूछा था कि 15 से लेकर अब तक पूछा था, 15 से लेकर 25 तक नीति आयोग में कुल कितने अध्यक्ष चुने गए? तो एक, केवल एक शब्द का प्रयोग करिएगा, ठीक है। हाँ, नीति आयोग के अगर हम सीईओ के संबंध में बात करेंगे, सीईओ के संबंध में अगर हम बात करते हैं, नीति आयोग के सीईओ, इसके सीईओ के संबंध में बात करेंगे तो जरा ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सुमन बेरी। इसके उपाध्यक्ष कौन? सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये कौन हो जाएंगे? तो सुब्रमण्यम साहब हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, उत्तर क्या हो सकता है? एक कट जाएगा, एक कटेगा मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 हो जाएगा। बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा और बढ़ेंगे आगे यहाँ से। सीईओ बी आर सुब्रमण्यम मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कौन सा लक्ष्य नहीं था? 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन को लाने के पीछे का कारण था, कारण समझिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अगर कार्यकाल को देखा जाए तो योजना शुरू होती है सन 2012 में और इसका कार्यकाल था सन 2017 तक। परंतु योजना क्या हो गई? समय से पूर्व क्या हो गई? तो समाप्त हो गई। और इसमें लक्ष्य क्या रखे गए थे? इनके लक्ष्यों में कहा गया था कि समावेशी विकास, एकदम कहा गया भाई, कहा गया कि समावेशी विकास होना चाहिए। और क्या कहा गया? संपोषणी विकास भी होना चाहिए। और कहा गया कि तेजी से विकास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 2015 तक शून्य उत्सर्जन राजकोषीय घाटा तक की बात नहीं की गई थी। हाँ, कहा गया कि जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा के संबंध में क्या कहा गया? राजकोषीय घाटा को तेजी से कम करना, राजकोषीय घाटा को तेजी से कम करने के संबंध में बात की गई थी। राजकोषीय घाटा को तेजी से कम करने के संबंध में इसमें बात करी गई थी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। वर्तमान अगर वित्त वर्ष के लिए देखा जाए, भारत का राजकोषीय घाटा 4.4, जिसको कहा गया कि घटा के कितना लाना है? तो 4.1 तक लाना है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे प्रश्न है कि भागलपुर बिहार राज्य का विशेष रूप से क्या है? तो टसर है, टसर सिल्क है। टसर सिल्के के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी की सब्सिडी प्रतिशत क्या है? 50% है, 30% है, 10% या 25%? भाई बिहार राज्य है और सब्सिडी के बारे में पूछा है। सब्सिडी के बारे में पूछ रखा है कि सब्सिडी क्या कैसे है, ये पूछ रखा है। दिया क्या है आपसे कि 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी क्या हो जाएगी? तो 50 करोड़ रुपए से अधिक के लिए पूछेगा तो कितना परसेंट है? 25% है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर 50 करोड़ से ज्यादा होता है तो 25% से ज्यादा लिखेंगे आप। 50 करोड़ से अगर ज्यादा आता है एग्जाम में, 50 करोड़ से अगर ज्यादा शब्द का प्रयोग करके आता है तो आप इस पर जो मिलने वाली सब्सिडी के बारे में जानकारी देंगे तो आप लिख दीजिएगा कि सब्सिडी कितना? तो 25% से ज्यादा, ठीक है। 25% से ज्यादा नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे है, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय क्या है? दूरसंचार, शहरी गरीबी उन्मूलन, या फिर स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास, या सूचना और प्रौद्योगिकी? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगर हम स्मार्ट सिटी मिशन की बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी योजना की बात करेंगे। योजना के तहत ही मिशन चलाया गया था। स्मार्ट सिटी योजना को लाया गया था सन 2015 में। स्मार्ट सिटी योजना को लाया गया सन 2015 में। ध्यान दीजिएगा। बिहार के संबंध में देख लेते हैं। बिहार के संबंध में हम देख लेते हैं, बिहार में कुल कितने स्मार्ट शहर हैं? जरा इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। बिहार में कुल स्मार्ट शहर की संख्या कितनी हो जाएगी?
बिहार के अंदर कुल स्मार्ट शहरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 बता रहे हैं सभी लोग, ठीक है। बिहार में स्मार्ट शहरों की संख्या कितनी है? भाई स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो पहला स्मार्ट शहर था, भारत का पहला स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी के तहत भारत का जो पहला स्मार्ट शहर था, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो भुवनेश्वर होगा। भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा हो जाएगा? भुवनेश्वर। और इसमें टारगेट रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था, इसका टारगेट ये रखा गया था कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों की स्थापना करी जाएगी। तो भैया 100वां शहर कौन सा बना? तो स्मार्ट सिटी के तहत जो 100वां शहर बना था, 100वां शहर ये कौन सा बना था? शिलांग बना था। स्मार्ट सिटी के तहत जो 100वां शहर बनाया गया था, ये कौन सा बनाया गया था? शिलांग बनाया गया था। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। 44 कहाँ लिख रहे हैं? चार 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 के चक्कर में इतना लिख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जो है 44,444 लिख दिए हैं। ठीक है, अरे चार, खाली चार, क्या बोलना है? चार बोलना है। चलिए, बिहार के अंदर स्मार्ट शहरों की अगर हम बात करते हैं कितने हो जाएंगे? तो चार। पटना होगा इसमें? हाँ एकदम होगा पटना। पटना है भैया। भागलपुर है क्या? एकदम भागलपुर है, भागलपुर हो जाएगा। और क्या होगा? बिहार शरीफ होगा। क्या होगा? बिहार शरीफ हो जाएगा, बिहार शरीफ। और क्या होगा? तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। और क्या होगा? तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ये चार शहर ऐसे हैं जो कि स्मार्ट शहरों की सूची में गिने जाते हैं। अब देखिए सवाल क्या बनेगा, सवाल क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा, सवाल ये बनेगा उत्तर प्रदेश यानी स्मार्ट शहरों में सबसे टॉप राज्य कौन सा है? टॉप स्टेट की बात करते हैं स्मार्ट शहरों में, यानी सर्वाधिक स्मार्ट सिटी कहाँ पर स्थापित की गई, सर्वाधिक स्मार्ट शहर कहाँ स्थापित किए गए? तो सर्वाधिक जो स्मार्ट शहर स्थापित किए गए ये कहाँ पर करे गए? उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक स्मार्ट शहरों को स्थापित किया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। स्मार्ट शहरों को स्थापित किया गया, सर्वाधिक स्मार्ट शहर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया। चलिए आगे दिया है प्रश्न, प्रश्न दिया है, प्रश्न है कि हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है जल आपूर्ति और सीवेज से, या ग्रामीण संयोजकता से है, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा से, कि सतत शहरी विकास से? उत्तर क्या हो जाएगा? सतत शहरी विकास। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम सतत विकास की बात करते हैं, अगर हम सतत विकास की बात करेंगे, देखिए इन सब से ना, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जाम में जरूर आते हैं। सतत विकास, इस सतत विकास को हम धारणीय विकास भी कह सकते हैं। सतत विकास को धारणीय विकास के नाम से भी जाना गया। इस सतत विकास को धारणीय विकास के नाम से भी जाना गया। सतत विकास के लिए ध्यान रखिएगा, सतत विकास को धारणीय विकास के नाम से जाना गया। सतत विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल एसडीजी के नाम से भी जानते हैं। अब एसडीजी के तहत ध्यान रखिएगा, एसडीजी के तहत कुल कितने लक्ष्य रखे गए सरकार के? तो एसडीजी के तहत जो भारत सरकार के लक्ष्य रखे गए थे, ये कुल कितने लक्ष्य रहे थे? 17। और कहा गया इन 17 गोल को पूरा करना है कब तक? सन 2030 तक इन 17 गोल को क्या करना है? पूरा करना है। भारत ने सतत विकास को कब अपनाया? भारत द्वारा सतत विकास को अपनाया गया। भारत ने अपनाया, किसको अपनाया? तो सतत विकास को अपनाया। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को कब अपनाया? तो सन 2015 में अपनाया। 15 का मतलब लक्ष्य रखा कब तक का? 30 तक का। यानी कहा गया 17 गोल को प्राप्त करने में हमें कितने साल का समय देना होगा? तो 15 साल का समय देना होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए सवाल और क्या बनेगा करंट के परिप्रेक्ष्य से? सवाल ये बनेगा कि सतत विकास में, सतत विकास, सतत विकास से एक सवाल क्या बनेगा? सतत विकास पर एक सम्मेलन का आयोजन करा गया। ये ध्यान रखिएगा, सतत विकास पर एक सम्मेलन का आयोजन करा गया। और ये सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भारत में। भारत में कहाँ पे करा गया? तो नई दिल्ली के अंदर करा गया। और कब करा गया था सम्मेलन का आयोजन? तो सन 2025 में करा गया था। अब सवाल क्या बनेगा? और सतत विकास लक्ष्यों में भारत का स्थान क्या है? यानी विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर भारत का स्थान क्या है सतत विकास लक्ष्यों में? विश्व स्तर पर अगर हम भारत के स्थान की बात करते हैं, भारत के स्थान की बात करेंगे तो 99वें स्थान पर भारत है। 99वां स्थान। और भारत को इसमें कितने अंक मिले? भारत को अंक मिले कितने? तो 67 अंकों के साथ भारत का स्थान क्या है? 99 है। सतत विकास में 67 अंकों के साथ भारत का स्थान हो जाएगा 99 रैंक हो जाएगा। हाँ भैया, अब सवाल देखिए और क्या पूछेगा सवाल। अगर हम भारत के संबंध में बात करेंगे तो सतत विकास पर सवाल क्या पूछेगा? सतत विकास, सतत विकास लक्ष्यों में टॉप करने वाले भारत के राज्य कौन हो जाएंगे? तो सतत विकास लक्ष्यों में भारत के दो राज्य हैं। एक राज्य का नाम हो जाएगा केरल, जैसा कि मैंने बताया था, और एक दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। केरल और उत्तराखंड दो ऐसे राज्य हैं जो कि सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत गिने जाते हैं। आगे देखिए प्रश्न दिया है, इसको बना लीजिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में मैंने आपको डेटा दे दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है? तो भारत नवीकरणीय ऊर्जा में तीसरे पायदान पे रखता है पूरे विश्व में। और नवीकरणीय ऊर्जा का भारत सरकार ने कुछ टारगेट भी रखा है। टारगेट कितना रखा है? 500 गीगावाट का टारगेट रखा है।
500 गीगावाट का टारगेट भारत सरकार ने रखा है और ये लक्ष्य कब तक का रखा है? सन 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है, इसको ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है? तो प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के विकास के लिए आवश्यक कौन सा हो जाएगा? परिवहन और संरचना हो जाएगा। परिवहन और संरचना, और सोचिए ये बिहार के एग्जाम का क्वेश्चन है संभवतः, और इसमें देखिए अगर हमें प्रतिस्पर्धी विकास करना है, एक बार बता देते हैं इसको अच्छे से। अगर हमें प्रतिस्पर्धी विकास करना है, गरीबी से बाहर आने वाला राज्य केरल, डिजिटल साक्षरता वाला राज्य केरल, एकदम सही बात है। 500 गीगावाट का ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, नवीकरणीय ऊर्जा का, और ये लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया है, ये बात भी अपने आप में सही है। परिवहन और संरचना, और इसमें क्या है तो जरा ध्यान रखिएगा, प्रतिस्पर्धी विनिर्माण का जो क्षेत्र है, प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धी विनिर्माण प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धी विनिर्माण का जो क्षेत्र है, विनिर्माण प्रतिस्पर्धी विनिर्माण का जो एरिया है, ठीक है, इसके विकास के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहला काम तो परिवहन और संरचना को ठीक करना होगा। परिवहन और संरचना को ठीक करना होगा, क्योंकि कहा गया जितनी तेजी से पहिया घूमता है गाड़ी का, अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से बढ़ती है। दूसरे में कहा गया धारणी विकास करना होगा। हमें क्या करना होगा? धारणी विकास, यानी विकास एक क्षेत्र में नहीं बल्कि ओवरऑल विकास जो है हर क्षेत्र में दिखाना होगा। और क्या कहा गया इसमें? इसमें और कहा गया, इसमें कहा गया, इसमें और क्या कहा गया तो ध्यान रखिएगा, इसमें और कहा गया कि कौशल विकास, इसमें कौशल सुधार की बात की गई। दरअसल कहा गया कि कौशल यानी स्किल में क्या करा जाए तो सुधार किया जाए, कौशल सुधार की बात करेगी इसमें। और तीसरा, चौथे नंबर पे क्या कहा गया? इसमें कहा गया मानव संसाधन का विकास किया जाए, मानव संसाधन का विकास किया जाए, मानव संसाधन के विकास करने की बात हुई इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं कभी कभी, और ये सब सवाल ऐसा है ना कि परेशान कर देगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगर हम आगे प्रश्न दिया है, देखिए कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है? एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? कोई अगर जानकारी है किसी को तो बताए। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? एल रूट सर्वर वाला भारत का राज्य कौन सा बना है? तो भैया ध्यान रखिएगा, जो एल रूट है, देखिए एल रूट और एक होता है आपका जे रूट, एक है आपका जे रूट और दूसरा हो जाएगा आपका एल रूट। एल रूट ये एक प्रकार के, ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार की इंटरनेट सेवाएं होती हैं, ये एक प्रकार की इंटरनेट सेवाएं हैं। एल रूट और जे रूट एक प्रकार की इंटरनेट सेवाएं हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार की इंटरनेट सेवाएं हैं। और एल रूट के बारे में पूछ रहा है, उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान, पहले तो ये बना लीजिएगा। एल रूट के बारे में पूछ रहा है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान। आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं कुछ लोग, नहीं नहीं भैया, राजस्थान उत्तर बनाइएगा, उत्तर बनाइएगा। जेड मोड हम बोले ही नहीं, जेड जे रूट हमने बोला, देखिए जे रूट, जेड मोड कह रहे हैं सब, जे रूट की बात हमने किया, जे रूट, जे रूट हमने बोला है, जे रूट। एल रूट और जे रूट क्या है इसको पढ़िए, ये एक प्रकार के क्या है? इंटरनेट की सेवाएं हैं। एल रूट और जे रूट एक प्रकार की इंटरनेट की सेवा है, दिल्ली मुंबई और किसको जोड़ेगी तो ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली मुंबई और गोरखपुर को। जे रूट की जो सेवा है ये दिल्ली को जोड़ेगी, दिल्ली को, दिल्ली को जोड़ेगी किससे? तो मुंबई से। किससे जोड़ेगी? मुंबई से। और किसको जोड़ेगी? तो गोरखपुर को जोड़ेगी, ठीक है। ये इनको जोड़ने वाली कुछ सेवाएं हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दरअसल दे दिया था, और बिहार के एग्जाम का क्वेश्चन है, अब सोचिए यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। हाँ, खतरनाक क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए महाराष्ट्र, बिहार की परीक्षा में पूछा गया है, शायद पेपर कौन सा चल रहा है? एएसओ चल रहा है, कमेंट करिए तो पेपर कौन सा पढ़ रहे हैं आप लोग? एएसओ चल रहा है, डीएसओ का पेपर है, सोचिए डीएसओ का पेपर है जो 3 अगस्त को हुआ था, ये क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम महाराष्ट्र के संबंध में बात करते हैं, महाराष्ट्र के संबंध में बात करेंगे, एआई विश्वविद्यालय, एआई विश्वविद्यालय का संचालन करने वाला, एआई विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं, एआई विश्वविद्यालय, एआई विश्वविद्यालय का संबंध किससे हो जाएगा? तो महाराष्ट्र से। सिंदूर ब्रिज की बात करेंगे, सिंदूर ब्रिज, सिंदूर ब्रिज का भी संबंध किससे हो जाएगा? तो महाराष्ट्र से होगा। सर्वाधिक एफडीआई की बात करते हैं, सर्वाधिक एफडीआई, सर्वाधिक एफडीआई कहाँ पर आता है? तो महाराष्ट्र के अंदर आता है। ये 2-3 बातें तो आप महाराष्ट्र से ध्यान रखिएगा। अगर हम आंध्र प्रदेश के संबंध में बात करेंगे तो भैया ध्यान दीजिएगा, एक शहर इसमें हो जाएगा काकीनाडा, एक तट हो जाएगा इसमें
काकीनाडा, काकीनाडा के तट पे आपने क्या देखा था? मोन्था देखा था। मोन्था एक प्रकार का क्या रहा था? चक्रवात रहा था। दूसरा एक शहर हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम की अगर बात करेंगे तो बहुत सारी जानकारी है। विशाखापत्तनम से बहुत सारा डेटा है। डेटा क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। विशाखापत्तनम से तो एक जानकारी आप याद रखिएगा, योग महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? विशाखापत्तनम के अंदर। मोदी जी ने इसमें उद्घाटन किया। और विशाखापत्तनम से एक बात और ध्यान रखिएगा, डेटा सेंटर गूगल का। डेटा सेंटर किसका? गूगल का। सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर स्थापित होने की बात चल रही है, ये कहाँ पर हो रही है? तो विशाखापत्तनम के अंदर हो रही है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक। कर्नाटक मोटा अनाज का सम्मेलन, मोटा अनाज सम्मेलन, मोटा अनाज पर एक सम्मेलन का आयोजन करा गया। मोटा अनाज पर एक सम्मेलन का आयोजन करा गया, कहाँ पर? ये कर्नाटक के अंदर किया गया। कर्नाटका से एक सवाल और करेगा, कर्नाटक से एक सवाल और करेगा, कर्नाटक से एक सवाल और करेगा, और आते हैं तो बताते हैं। चलिए, हाँ, डॉल्फिन नोच पूछेगा सर, विशाखापत्तनम, ये सब ध्यान रखिएगा। ये सब तो जीएस के सवाल हैं। आगे, किस देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? नवाचार को बढ़ाना और देकर सतत विकास का सृजन करना। भाई बुनियादी ढांचा बढ़ाना है, जाहिर सी बात है नवाचार को बढ़ाना होगा और सतत विकास का सृजन करना होगा। असमानता को क्या करना होगा? इनइक्वलिटी को कम करना होगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को क्या करना होगा? मजबूत बनाना होगा। यानी एक दूसरे देश से जो हमारी प्रतिस्पर्धा है उसको हमें मजबूत करना होगा। ठीक है, जरा बना लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे प्रश्न दिया है कि डेटा सेंटर मुख्य रूप से काम करता है। डेटा सेंटर मुख्य रूप से काम क्या करेगा? तो डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक तरह से मुख्य रूप से मेनली काम करता है। डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए मेन रूप से, यानी मेनली ये काम करता है डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए। ठीक है, एआई आधारित डेटा पार्क स्थापित किया गया। जरा बताइए मुझे, एआई आधारित, एआई पर आधारित सवाल करेगा। एआई पर आधारित डेटा पार्क, एआई पर आधारित डेटा पार्क, इसको क्या करा गया? तो स्थापित किया गया। एआई पर आधारित डेटा पार्क स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। एआई पर आधारित डेटा पार्क स्थापित करा गया। और ये डेटा पार्क कहाँ पर स्थापित करा गया? तो ध्यान रखिएगा, नया रायपुर के अंदर। नया रायपुर के अंदर इस तरह का डेटा पार्क स्थापित करा गया। नया रायपुर का मतलब क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया। जरा ध्यान दीजिएगा, नया रायपुर के अंदर एआई आधारित डेटा पार्क को क्या करा गया? तो स्थापित किया गया। एक सवाल और बनेगा यहाँ से, सवाल क्या बनेगा? जरा ध्यान रखिएगा। ग्रीन डेटा पार्क, भारत का पहला, भारत का भारत का पहला भारत का पहला ग्रीन डेटा पार्क, भारत का पहला ग्रीन डेटा पार्क, भारत का पहला ग्रीन डेटा पार्क, ये कहाँ स्थापित करा गया? तो ये गाजियाबाद के अंदर करा गया। गाजियाबाद के अंदर करा गया, गाजियाबाद। देखिए, गाजियाबाद शब्द आया, ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से एक ऐसा प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा है, बार बार परीक्षा में पूछा है। देखिए सवाल क्या बनेगा गाजियाबाद से, जरा ध्यान दीजिएगा। गाजियाबाद से एक सवाल बनेगा, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ग्रीन म्युनिसिपल, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया, जारी करने वाला, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला, जारी करने वाला, जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा हो जाएगा? तो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला सबसे पहला नगर निगम कौन सा होगा? तो गाजियाबाद होगा। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला सबसे पहला नगर निगम कौन सा होगा? तो गाजियाबाद होगा। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी करने वाला सबसे पहला नगर निगम पूछेगा तो ये नगर निगम हो जाएगा कौन सा? गाजियाबाद होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक सवाल और बनेगा। सवाल क्या बनेगा? जरा ध्यान रखिएगा। सवाल ये बनेगा, भारत का पहला डेटा पार्क, भारत का भारत का पहला डेटा पार्क, भारत का पहला डेटा पार्क की अगर हम बात करते हैं, भारत का भारत का पहला डेटा पार्क, भारत का पहला डाटा पार्क, भारत के अगर पहले डेटा पार्क की बात करेंगे, इसको स्थापित करा गया था कहाँ पर? नोएडा के अंदर। नोएडा मतलब कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत का पहला डेटा पार्क स्थापित करा गया था कहाँ पर? नोएडा। नोएडा मतलब कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। बना लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या शुभम को भगा रहे हो भाई? शुभम भाग जाओ तुम, पढ़ लो। क्या, एक तो व्हाइट पन्ना पे हम बोले थे नोट बनाइए यार, एकदम नहीं मानते हैं आप लोग, एकदम अंतिम लिमिट तक चले आते हैं। बताइए, नोएडा में टेम्पर ग्लास का, हाँ, ये भी है, एक न्यूज है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए।
चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए प्रश्न दिया है दिल्ली मेट्रो से भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो ये कौन सी हो गई है? तो दिल्ली मेट्रो हो गई है भैया, बिना चालक के मेट्रो चल रही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए सवाल क्या जानना है। सवाल ये जानना है आपको अंडर वाटर मेट्रो। सवाल ये पढ़ना है अंडर वाटर मेट्रो। अगर हम अंडर वाटर मेट्रो की बात करेंगे, अंडर वाटर मेट्रो की अगर बात करते हैं, अगर हम अंडर वाटर मेट्रो की बात करेंगे, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे हो जाएगा? कोलकाता के अंदर होगा। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे हो जाएगा? कोलकाता के अंदर होगा। नेक्स्ट अगर हम वाटर मेट्रो की खाली बात करते हैं, खाली वाटर मेट्रो की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर हो जाएगा? कोच्चिन के अंदर होगा। खाली वाटर मेट्रो की बात करते हैं कोच्चिन के अंदर। अगर हम पहली मेट्रो की बात करते हैं, पहली मेट्रो कहाँ पर चलाएगी? तो इसका भी उत्तर कौन सा हो जाएगा? कोलकाता होगा। पहली मेट्रो की बात करेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। अब देखिए सवाल और क्या बन सकता है? अंडर वाटर मेट्रो, पहली मेट्रो, एक सवाल और बनेगा। सवाल क्या बनेगा? चालक रहित मेट्रो। चालक रहित मेट्रो की अगर बात करेंगे, चालक रहित जो मेट्रो है, चालक रहित मेट्रो की अगर हम बात करते हैं, चालक रहित मेट्रो कहाँ पर? तो दिल्ली के अंदर चलाई गई, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज, ये थोड़ा सा गड़बड़ है भैया। भारत का जो सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, इसका नाम हो जाएगा अटल सेतु। इस ब्रिज का नाम हो जाएगा अटल सेतु। और ये अटल सेतु कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के अंदर है। इस ब्रिज का नाम है अटल सेतु, जो कि है कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर है, यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। एकता की मूर्ति की बात करते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है एकता की मूर्ति, और इसकी 182 मीटर क्या हो जाएगी? ऊंचाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो यानी उत्तर ये वाला भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक कट गया, बाकी दो सही है। कितने युग्म सही है? केवल दो युग्म सही है। इसको बना लीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात, अब जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन, हाँ भैया बात सही है। ठीक है, महाराष्ट्र को नवी मुंबई से जोड़ता है अटल सेतु, हाँ वही वाला है। जो महाराष्ट्र को नई मुंबई से जोड़ेगा वही वाला है अटल सेतु, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सवाल क्या बन सकता है यहाँ से। सवाल बनेगा आपका एकता की मूर्ति हमने बताया। देखिए सवाल बनेगा आपसे समानता की प्रतिमा। सवाल पूछेगा समानता की प्रतिमा, समानता की प्रतिमा, समानता की प्रतिमा से सवाल बनेगा। समानता की प्रतिमा, समानता की प्रतिमा कहाँ पे हो जाएगी? हैदराबाद के अंदर। समानता की प्रतिमा कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर समानता की प्रतिमा होगी। हाँ, प्रश्न करेगा आपसे समृद्धि की प्रतिमा, समृद्धि की प्रतिमा कहाँ पे है? समृद्धि की प्रतिमा से सवाल बनेगा। समृद्धि की प्रतिमा कहाँ पे हो जाएगी? तो समृद्धि की प्रतिमा हो जाएगी कर्नाटक के अंदर। समृद्धि की प्रतिमा कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में कहाँ पर? तो बंगलुरु के अंदर। आगे बढ़िएगा। हाँ, समृद्धि की प्रतिमा कहाँ पर? ज्ञान की प्रतिमा कहाँ पे है? ज्ञान की प्रतिमा, ज्ञान की प्रतिमा के संबंध में अगर हम बात करते हैं, ज्ञान की प्रतिमा कहाँ पे हो जाएगी? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के लातूर के अंदर ज्ञान की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं विश्वास की प्रतिमा, अगर हम विश्वास की प्रतिमा के संबंध में बात करेंगे, विश्वास की प्रतिमा कहाँ पे है? विश्वास की प्रतिमा, विश्वास की प्रतिमा कहाँ पे हो जाएगी? तो राजस्थान के अंदर हो जाएगी। विश्वास की प्रतिमा कहाँ है? राजस्थान में। विश्वास की प्रतिमा के संबंध में अगर बात किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा विश्वास की प्रतिमा कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। समानता की प्रतिमा में मूर्ति किसकी हो जाएगी? तो रामानुज की। समानता की प्रतिमा में रामानुज की मूर्ति है, रामानुज की प्रतिमा है, रामानुज, रामानुज की प्रतिमा है समानता की प्रतिमा में। समृद्धि की प्रतिमा में किसकी मूर्ति है? तो कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा की मूर्ति है समृद्धि की प्रतिमा में। और आगे ज्ञान की प्रतिमा में किसकी मूर्ति है? तो अंबेडकर, अंबेडकर की प्रतिमा हो जाएगी ज्ञान की प्रतिमा के अंतर्गत। और विश्वास की प्रतिमा में किसकी मूर्ति है? तो भगवान शिव की मूर्ति है। विश्वास की प्रतिमा में मूर्ति किसकी हो जाएगी? तो भगवान शिव की। देखिए यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। शांति की प्रतिमा पूछेगा, शांति की प्रतिमा, शांति की प्रतिमा ये कहाँ पर लगाई गई? देखिए शांति की प्रतिमा भारत में दो जगहों पे, एक प्रतिमा तो लगाई गई राजस्थान के अंदर, एक प्रतिमा लगाई गई राजस्थान के अंदर, और एक दूसरी प्रतिमा कहाँ पे लगाई गई? तो लद्दाख के अंदर लगाई गई। एक प्रतिमा राजस्थान के अंदर और एक दूसरी प्रतिमा कहाँ पर? लद्दाख के अंदर। और ये जो शांति की प्रतिमा है, ये लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा है, लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा है। ये जो शांति की प्रतिमा है, ये प्रतिमा किसकी हो जाएगी? तो ये लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा हो जाएगी। ये इतनी सारी मूर्तियों को लगाया गया। हाँ, सीता की प्रतिमा पूछेगा सीतामढ़ी के अंदर। अगर सीता की प्रतिमा पूछेगा, एक छात्र बोल रहे हैं, सीता की प्रतिमा के संबंध में अगर बात करते हैं, सीता की प्रतिमा, तो ये प्रतिमा कहाँ की पर हो जाएगी? तो सीतामढ़ी के अंदर। सीता की प्रतिमा कहाँ पे है भैया? तो सीतामढ़ी के अंदर हो जाएगी सीता की प्रतिमा। सीता की प्रतिमा पूछेगा तो सीतामढ़ी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम एकता की प्रतिमा की बात करते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी,
एकता की प्रतिमा की बात करेंगे, एकता की प्रतिमा, एकता की प्रतिमा के संबंध में बात करते हैं। तो एकता की प्रतिमा कहाँ पे हो जाएगी? तो ये गुजरात के अंदर हो जाएगी, गुजरात में, गुजरात के अंदर हो जाएगी एकता की प्रतिमा। मूर्ति किसकी है? तो सरदार पटेल। एकता की प्रतिमा में मूर्ति किसकी हो जाएगी? सरदार पटेल। और इसकी ऊंचाई पूछेगा कितना हो जाएगा? 182 मीटर। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 182 मीटर। किस द्वीप पर है? तो ध्यान रखिएगा, केवड़िया द्वीप पर। द्वीप का नाम पूछेगा कौन सा होगा? केवड़िया द्वीप पर। किस द्वीप पर है? तो केवड़िया द्वीप पर अवस्थित है। ये केवड़िया द्वीप पर अवस्थित है, ध्यान दीजिएगा। द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो केवड़िया द्वीप पर अवस्थित है। और एकता की प्रतिमा के संबंध में अगर बात करेंगे, केवड़िया द्वीप पर अवस्थित है। और नदी का तट कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी। नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी पर है ये, नर्मदा नदी पर केवड़िया द्वीप, नर्मदा नदी। गुजरात के अंदर सरदार पटेल, 182 मीटर। और इसके वास्तुकार कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, इसके वास्तुकार के संबंध में अगर सवाल करेगा, इसके वास्तुकार कौन हो जाएंगे? तो राम सुतार। इसके वास्तुकार कौन हो जाएंगे? तो राम सुतार साहब इसके वास्तुकार हो जाएंगे। राम सुतार जी को एक सम्मान दिया गया, राम सुतार जी को एक अवार्ड दिया गया। और अवार्ड कब दिया गया भैया? 2025 में दिया गया। और राम सुतार को जो 2025 का सम्मान दिया गया, अवार्ड दिया गया, इस अवार्ड का नाम क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। अगर हम बात करेंगे राम सुतार को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित करा गया किसको? तो राम सुतार को सम्मानित किया गया महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, ये सारी बातें देख लीजिएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ये यहाँ से शुरू करिएगा, यहाँ, फिर ये वाला हिस्सा, नेक्स्ट ये वाला हिस्सा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस एआरओ की परीक्षा का सवाल है और 2025 का सवाल है। उम्मीद करते हैं कल वाली क्लास में आप लोग बने रहेंगे तो वहां से सारा क्वेश्चन कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए। सर पासपोर्ट में स्थान क्या है? अभी तो 85 है। ठीक है, कुछ छात्र कमेंट मार देते हैं कि सर 77 है। पुराना डेटा आप लोग चेक मत करा करिए। जैसे देखिए, डेटा चेक करने का एक तरीका सिखाते हैं आपको। गूगल पर जो भी डेटा आप लिखा करिए, एक तो लिख दिया करिए वर्तमान, और डॉट लगा के जैसे पूरा शब्द लिखिए, जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। वर्तमान शब्द का प्रयोग उसमें जरूर करिए। जैसे कुछ भी सर्च करना है उसमें एक वर्तमान शब्द का प्रयोग करिए, और पूरा लिखने के बाद लास्ट में लगाइए डॉट। डॉट लगाने के बाद पीआईबी। ठीक है, लास्ट में डॉट लगाने के बाद पीआईबी लिखिए। पीआईबी लिखते ही उस सरकार की वेबसाइट आती है, या फिर डॉट एनआईसी लिखिए आप। ठीक है, हाँ, ये दो काम आप करेंगे तो आपका डेटा कभी गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और कंपलसरी ये करा करिए। उसके बाद देखिए, जो भी आएगा आपका रियल आएगा, रियल मतलब मिलेगा। चलिए, अभी देखिए संजना सिंह बोल रही है कि सर 80 है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि उसको दुरुस्त करिए। क्योंकि ये जो होते हैं इंडेक्स, ये हमेशा बदलते रहते हैं। इंडेक्स में हमेशा बदलाव मतलब हमेशा पल पल में बदलाव होता रहता है। ठीक है, तो बदलाव के हिसाब से अपना चेक कर लिया करिए। ठीक है, बहुत परेशान नहीं होना है किसी डेटा के लिए। ठीक है, सर आप यूपीपीएससी को यूपीपीसीएस क्यों बोलते हैं? अरे वो मन है, मतलब ठीक लगने के लिए बोल दिया जाता है और कुछ ना है। ठीक है, चलिए। दिया है कि विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या को रखता है, बात तो ठीक है अपने आप में। एशिया महाद्वीप उच्च जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, ई गलत है भाई। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर रखने वाला कौन हो जाएगा? तो ई तो सही है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर कौन रखता है? तो अफ्रीका रखता है। अफ्रीका उच्च जनसंख्या वृद्धि में दर रखता है। और आगे अफ्रीका विश्व का सबसे सघन बसा हुआ महाद्वीप है, ये भी गलत हो जाएगा। सबसे सघन की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे सघन की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। एशिया सबसे सघन बसा हुआ पूछा है, इसको बना लीजिएगा। ना ना, ये विश्व स्तर पे नहीं पूछा है। देखिए, दक्षिणी अमेरिकी देशों में, ये शब्द का प्रयोग देखिए इसमें किया है। दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे बड़ा कौन सा है? ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे बड़ा, दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे बड़ा, दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे बड़ा, दक्षिणी अमेरिकी देशों में। और क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अच्छा, सही पूछा है, कौन सा सही है? तो भैया ये दोनों तो कट ही गया। सही कौन सा है? केवल एक सही। देखिए एक बार, चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न दिया है कि 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया था? बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, और पहली बार किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। कबड्डी विश्व कप, या हॉकी विश्व कप, या क्रिकेट विश्व कप? उत्तर क्या हो जाएगा?
तो कबड्डी विश्व कप हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा आपका, राइट आंसर इज द बी। ठीक है, और इसमें प्रतिभाग किया था भारत ने भी। और भाग्य की बात यह है और सौभाग्य की बात है कहेंगे, इसमें पुरुष टीम ने भाग लिया था और महिला टीम ने भी भाग लिया था। इसमें पुरुष टीम ने भाग लिया था और इसमें महिला टीम ने भी भाग लिया था। और ये दोनों टीमें जो थी वो विजेता रही थी। ध्यान दीजिएगा, पुरुष टीम ने भी इसमें जीता था यानी विजेता रहा था, और महिला टीम भी इसमें क्या रही थी, विजेता रही थी। और ये सबसे अच्छी बात है और सबसे जरूरी बात बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न है। प्रश्न दिया है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों की 57 किग्रा वर्ग में पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसने जीता। कांस्य पदक की बात हो रही है और पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है। हमने थोड़ा सा पहले इससे डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि पेरिस ओलंपिक जो है, पेरिस ओलंपिक के संबंध में बात की जाए, अगर अगर पेरिस ओलंपिक के संबंध में बात की जाए तो आयोजन करा गया था सन 2024 के अंदर, पेरिस के अंदर करा गया था, इसीलिए नाम पड़ गया इसका पेरिस ओलंपिक। और सबसे बड़ा स्पोर्ट खेल है ये, स्पोर्ट का यानी स्पोर्ट के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, दोनों में भारत विजेता और विजेता उप विजेता यूके। सबरजीत सिंह का नाम ले रहे हैं, नहीं भैया, गलत हो जाएगा। 57 किग्रा में जीतने वाले कौन है, अमन सहरावत ने। 57 किग्रा में जो मेडल जीता ये कौन जीता, तो अमन सहरावत ने जीता। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को। 2024 पेरिस ओलंपिक, और इसी कैटेगरी में, इसी 57 किग्रा की कैटेगरी में देखिए एक सवाल पूछेगा, इसी 57 किग्रा की कैटेगरी में जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक था, इसी 57 किग्रा की कैटेगरी में एक अवार्ड मिला था। और ये अवार्ड क्या मिला था, तो सिल्वर मिला था। यहाँ पर भारत को सिल्वर मिला था। और सिल्वर दिलाने वाले कौन थे, रवि कुमार थे। रवि कुमार दहिया, आपने देखा होगा, रवि कुमार दहिया एक तो खिलाड़ी था, इनको काट लिया था ऐसे दांत से इधर। ठीक है, फिर भी इन्होंने अवार्ड जीता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सर बीपीएससी में पूछा था 70 वाला। ठीक है, बढ़िया है। फिर पेरिस ओलंपिक 2024 की अगर हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए एग्जाम के क्वेश्चन वही होते हैं, कहीं यहाँ पूछ दिया, कहीं वहां उठा के पूछ दिया, भाषा बदला कहीं और पूछ दिया। इसकी सच्चाई को आप समझिए, जिस दिन आप ये समझ गए उस दिन आप जॉब ले लेंगे। आप इसको बना लीजिएगा, रवि कुमार दहिया। ध्यान रखिएगा, अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था भारत ने कुल कितना पदक जीता था। भारत के कुल पदक 5+1, 5+1 की अगर हम बात करेंगे, 5 क्या रहा था, भारत ने कांसा जीता था 5, और 1 भारत ने क्या जीता था, सिल्वर जीता था। 5 कांसा और 1 सिल्वर जीता था भारत ने 5 कांसा जीता और 1 सिल्वर अवार्ड जीता। भारत ने 5 कांस्य मेडल जीता था और 1 सिल्वर मेडल को जीता था भारत ने। और अगर हम बात करते हैं भैया भारत के संबंध में, भारत का जो स्थान रहा था इसके तहत कौन सा रहा था, 71वां रहा था। भारत का जो स्थान रहा था वो कौन सा रहा था, 71वां स्थान रहा भारत में। और बना लीजिएगा, क्या लिखा है, अपना नाम देकर मार दिए थे सर। हाँ, नहीं समझ पा रहे हैं, क्या हंस रहे हैं सब अपने में, ये बनाइए। रवि कुमार दहिया ने जीता था, किसी का नाम रवि कुमार है तो उसको लग रहा है हम ही है। ठीक है, बना लीजिएगा, अमन सहरावत उत्तर बना लीजिएगा। और चलिए ठीक है, आगे पेरिस ओलंपिक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो पहला पदक दिलाया था भारत को, पहला पदक दिलाने वाली महिला का नाम हो जाएगा मनु भाकर। भारत को जो पहला पदक दिलाया था ये मनु भाकर ने दिलाया था। भारत को पहला पदक दिलाने वाली कौन, मनु भाकर, और इन्होंने 2 पदक दिलाया था। 2 पदक यानी 2 पदक इन्होंने जीता था मनु भाकर ने, और दोनों कांसा जीता था। सिल्वर जीतने वाले कौन हो जाएंगे, तो जो सिल्वर पुरस्कार जीता था यह नीरज चोपड़ा ने जीता था। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, चूक गए, पाकिस्तान के खिलाड़ी से क्या हुए, पीछे रह गए थोड़ा सा, इसलिए इनको सिल्वर मिला, अन्यथा गोल्ड मिलता। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा। नहीं, इतना पुराना नहीं, पुराना ना है ये, ओलंपिक नया है। ओलंपिक का मतलब, करंट का मतलब जो मुद्दा चल रहा हो। तो 24 वाला ओलंपिक से सवाल बना तो 24 वाला ही पूछेगा ना कि 21 वाला पूछेगा। 25 में तो हुआ ही नहीं है, अब तो वेट करना होगा ना 28 का फिर। चलिए बना लीजिएगा। हाँ, भाला फेंक दिवस मनाते हैं 7 तारीख को अगस्त में। सबरजोत सिंह ने भी पुरस्कार जीता, मतलब मेडल जीता, कौन सा, कांस्य पुरस्कार जीता, कांस्य मेडल जीता था कौन, सबरजोत सिंह ने। ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न है कि डीप ओशियन मिशन एक है, भारत का है, विक्रमादित्य है, समुद्रयान है, वरुण यान है, या फिर ड्राइव इंडिया है। उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्रयान। एक प्रकार का डीप ओशियन मिशन है समुद्रयान, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपके सवाल बने हैं। ठीक है, एक डीप ओशियन मिशन हो जाएगा जिसको नाम हम देते हैं समुद्रयान का। समुद्रयान एक प्रकार का डीप ओशियन मिशन है। आपने मत्स्य का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने मत्स्य का नाम सुना होगा। जो डीप ओशियन मिशन है ये, इसमें एक
नौसेना का जहाज भेजा गया था जिसका नाम था मत्स्य। इस जहाज का नाम हो जाएगा मत्स्य 6000। मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 नौसेना का एक जहाज था। ध्यान रखिएगा, ये इतना गहरा जाने के लिए तैयार किया गया था जिसका नाम ही था मत्स्य 6000। इसका प्रयोग करा गया था कहाँ पर? तो समुद्रयान के तहत इसका प्रयोग करा गया। मत्स्य 6000 इसका मूल नाम था एक तरह से देखा जाए तो। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में है सवाल, यहाँ से एग्जाम में है सवाल। ठीक है, अब देखिए विक्रमादित्य की अगर हम बात करते हैं, विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य के संबंध में ध्यान कैसे रखेंगे? तो इसमें एक पहला सवाल पढ़िए। सवाल ये है कि प्रश्न करेगा भारत का पहला और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा विमान वाहक पोत, भारत का पहला और सबसे बड़ा विमान वाहक स्वदेशी शब्द जोड़ देते हैं, सब इंक्लूड हो जाएगा। स्वदेशी पोत, भारत का पहला और सबसे बड़ा विमान वाहक स्वदेशी पोत। पहला भी पूछेगा तो भी, विमान वाहक भी पूछेगा तो भी, पहला और सबसे बड़ा विमान वाहक स्वदेशी पोत, ये पोत कौन सा हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। इसका नाम क्या होगा? आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत से बहुत सारा राज है यार दोस्त, ठीक है, इसको जानना होगा आपको। आईएनएस विक्रांत से बहुत सारा राज है, ध्यान दीजिएगा। राज की बात क्या है? तो आईएनएस विक्रांत का निर्माण करा गया था। आईएनएस विक्रांत का जो निर्माण किया गया था ये कोच्चिन शिपयार्ड से करा गया था। इसका निर्माण करा गया था कहाँ से? कोच्चिन शिपयार्ड से। आईएनएस विक्रांत का निर्माण करा गया था कहाँ से? तो कोच्चिन शिपयार्ड से इसका निर्माण किया गया। इसका जलावरण कहाँ से करा गया था? आईएनएस विक्रांत का जो जलावरण था, ये जलावरण कहाँ से करा गया था? महाराष्ट्र से। कहाँ से? देखिए महाराष्ट्र की गोवा। इसका जलावरण कहाँ से करा गया था आईएनएस विक्रांत का? इसको एक बार कमेंट में बताइए सब लोग। अगर हम बात करते हैं आईएनएस विक्रांत, प्रधानमंत्री ने दीपावली मनाया, प्रधानमंत्री ने दीपावली का त्यौहार कहाँ पर मनाया? तो दीपावली मनाया, प्रधानमंत्री ने दीपावली मनाया कहाँ पर मनाया? तो आईएनएस विक्रांत पर मनाया। प्रधानमंत्री ने दीपावली मनाया कहाँ पर? तो आईएनएस विक्रांत। इसका जलावरण कहाँ से करा गया था? महाराष्ट्र के तट से करा गया था कि गोवा के तट से करा? बताइए। जलावरण कहाँ से करा गया था? सर विक्रांत या विक्रमादित्य? ना ना, हम विक्रांत के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो बात हम कर रहे हैं विक्रांत के बारे में कर रहे हैं। अब इसके इक्विवेलेंट हम आएंगे विक्रमादित्य पे। विक्रमादित्य लिखा था तो हमने सोचा इसको बताने से पहले ये बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बताने के बाद ये वाला आसान हो जाएगा। ठीक है, सवाल तो यहाँ से बनने की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ध्यान में रखिएगा, इसको देख लीजिए। बहुत सारे लोग दोनों उत्तर कर रहे हैं, चलिए इसको कंफर्म कर लीजिएगा अपने से। सवाल करेगा दूसरा, दूसरा सवाल क्या करेगा तो जरा ध्यान रखिएगा। प्रश्न करेगा आपसे कि भारत का सेकंड सेकंड नंबर का सेकंड स्वदेशी, भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत, भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आईएनएस विक्रमादित्य। ये कौन सा होगा? तो आईएनएस विक्रमादित्य होगा। भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा होगा? तो भैया आईएनएस विक्रमादित्य हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करेंगे, दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा हो जाएगा? आईएनएस विक्रमादित्य हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। सर ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सभी बता दीजिए। सब लगभग कंक्लूड हो जाएगा, पढ़ते रहिए ना, पढ़ते रहिए, आगे चलते 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 सब क्लियर हो जाएगा, मतलब छूटेगा ही नहीं। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न दिया है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? होगा मतलब 26 वाले की बात हो रही है, तो 26 वाले की बात हो रही है, जरा बताइए मुझे, बताइए। अच्छा, उथले पानी का सर अरनला है। अच्छा, चलिए ठीक है। बहुत सारे छात्रों को विशेष जानकारी है, कुछ ही छात्र दो चार एक दो है जो कि एकदम जानकारी का अभाव रखता है और कुछ भी कमेंट में आके बोलता है। सर पूछ रहे हैं कुछ और सब आंसर कर रहे हो, अब हम क्या बताएं? यही तो यूट्यूब का है यार, मतलब कि जेन्युइनिटी रही नहीं जाती है। चलिए, उत्तर सबका आ रहा है तेजी से, गोवा। और कुछ लोग इस, सॉरी, ग्लासगो। और कुछ लोग इसमें भी कुछ और बोल रहे हैं, अजीब हो जाता है। चलिए ठीक है, बना लीजिएगा। देखिए है क्या कि अगर हम राष्ट्रमंडल की बात करते हैं, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल की बात करेंगे भैया, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल के संबंध में देखिए सवाल अगर बनेगा तो ध्यान दीजिएगा। 1930, 1930 के अंदर पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन करा गया था। कहाँ पर करा गया था? हैमिल्टन के अंदर करा गया था।
हैमिल्टन कनाडा के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करा गया और ये पहला खेल था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में पूछेगा 2022 वाला गेम कहाँ पे होता है, तो 2022 वाला जो खेल हुआ था ये बर्मिंघम के अंदर हुआ था। ये खेल बर्मिंघम बर्मिंघम के अंदर हुआ और 2022 के बाद 4 साल बाद यानी कब 26 में 26 वाला खेल कहाँ पर, ग्लासगो के अंदर। और ग्लासगो से ये घोषणा करी गई, ग्लासगो से ग्लासगो से ये घोषणा करी गई कि अगला जो होगा, अगला अगला मतलब कब, सन 2030 का। सन 2030 वाला कहाँ पे होगा, तो ये भारत के अंदर होगा। भारत के कहाँ पे, किस शहर में होगा, तो अहमदाबाद शहर में होगा। भारत के अहमदाबाद में होगा, इस तरह की घोषणा करी गई। और ये घोषणा कहाँ से करी गई, तो ग्लासगो से करी गई। इसको ध्यान रखिएगा, हैमिल्टन कनाडा। ठीक है, बना लीजिएगा। सब चीज दिया हुआ है और सब मैंने बता दिया लगभग। आगे प्रश्न है कि वर्ष 2025 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। पेंटियम चिप को बनाया था, रिस्क संगणना बनाया था, या जी लॉग प्रोसेसर बनाया था, स्पार्क प्रणाली को बनाया था। अब लगाइए इस पे इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखने में अटपटा लग रहा होगा लेकिन है बहुत जरूरी। जरूरी इसलिए कि इस सवाल को 2 जगह पूछा। इस क्वेश्चन को एग्जाम में, रिसेंटली एग्जाम में 2025 में इसको 2 जगह पूछा। इस परीक्षा को 2025 में 2 स्थान पे पूछा, 2 जगह पे पूछा। ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे पेंटियम चिप के जनक, पेंटियम चिप के जनक, पेंटियम चिप क्या है सारी जानकारी देंगे। पेंटियम चिप, पेंटियम चिप के जनक के बारे में पूछेगा। पेंटियम चिप के जनक कौन हो जाएंगे, जनक, तो जरा ध्यान दीजिएगा। पेंटियम चिप के जनक कौन हो जाएंगे, तो इनका नाम हो जाएगा विनोद धाम। पेंटियम चिप के जनक कौन हो जाएंगे, तो विनोद धाम साहब हैं पेंटियम चिप के जनक। विनोद धाम हो जाएंगे पेंटियम चिप के जनक। सेम सवाल आईवी में था पीछे, सेम सवाल यहाँ पे है, एक परीक्षा में और कहीं था। मतलब 2 से 3 जगह, 2 जगह तो मैंने खुद देखा है और वेरीफाई किया है इसको। ठीक है, पेंटियम चिप के जनक हो जाएंगे विनोद धाम। इस समय जो 90% कंप्यूटर हैं, 90% जो कंप्यूटर हैं अभी रिसेंटली, 90% जो रिसेंटली कंप्यूटर हैं ये किसके द्वारा संचालित हैं, तो इन्हीं के द्वारा संचालित हैं। पेंटियम चिप द्वारा संचालित है 90% अभी कंप्यूटर। यहाँ से एक सवाल बना हुआ है। ठीक है, जैसे जॉन मैकार्थी आपने याद किया है सवाल बनता है, उसी तरह से पेंटियम चिप से सवाल बनेगा। तो आप लोग को याद होना चाहिए, मतलब याद रखिएगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ा जाए आगे। आगे बढ़ेंगे। स्वराष्ट्रमंडल को ही कॉमनवेल्थ बोलते हैं क्या, एकदम बोलते हैं। लिख दें क्या, कहाँ गया, इसी को कॉमनवेल्थ कहा गया, इसी को कॉमनवेल्थ के नाम से भी जाना गया। राष्ट्रमंडल को ही कॉमनवेल्थ कहा गया था। ये देख लीजिएगा, देख लिया सबने। आगे देखिए, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला देश बना है। कौन सा देश बना है, जरा कमेंट में जवाब करिएगा। भारत ऐसा करने वाला देश, सॉफ्ट लैंडिंग करा, भारत ऐसा करने वाला देश कौन सा बना है, तो भैया चंद्रमा पर भारत जो है, ध्यान रखिएगा। लैंडिंग करने वाला पूछेगा, खाली लैंडिंग, लैंडिंग करने वाला पूछेगा, लैंडिंग, लैंडिंग करने वाला देश कौन सा बना है, और दक्षिणी छोर पे उतरने वाला देश कौन सा। चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतरने वाला, चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतरने वाला देश कौन सा, चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतरने वाला देश कौन सा बना है, चौथा बना है, सभी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे कि भारत लैंडिंग करने वाला यानी सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश कौन सा बना है, चौथा बना है। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रमा पे देश कौन सा बना है, चौथा बना है। अब जो दिया है उसके हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन लेकिन सवाल करेगा आपसे कि दक्षिणी छोर पे उतरने वाला कौन सा देश बना है, तो पहला बना है। दक्षिणी छोर पर उतरने वाला देश कौन सा बना है, तो भारत पहला देश बना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने योग्य सवाल क्या है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि चंद्रयान फर्स्ट, अगर हम चंद्रयान फर्स्ट की बात करते हैं, चंद्रयान फर्स्ट, अगर चंद्रयान प्रथम की अगर हम बात करेंगे, प्रथम इसको भेजा गया था कब, सन 2008 के अंदर भेजा गया, सन 2008 के अंदर भेजा गया। और इसको किस रॉकेट के थ्रू भेजा गया था, इसके रॉकेट का नाम अगर लेंगे हम, तो PSLV कैटेगरी का रॉकेट था और C11 के थ्रू इसको भेजा गया था। देख लीजिएगा रॉकेट का नाम। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, चंद्रयान, दूसरा हो जाएगा चंद्रयान 2, दूसरा होगा चंद्रयान 2, भेजा गया सन 2019 में। और भैया दुर्भाग्य रहा कि ये मिशन क्या रहा, तो असफल रहा। ये मिशन क्या रहा, तो असफल रहा। ये मिशन जो था क्या रहा, तो असफल हो गया मिशन। इस मिशन के तहत क्या भेजा गया था, आर्बिटर भेजा गया था। इस मिशन के तहत भेजा गया था आर्बिटर, और क्या भेजा गया था, लैंडर, और क्या भेजा गया था, इसमें रोवर भेजा गया था। आर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा गया था। आर्बिटर अभी संचालित है, आर्बिटर अभी अपना जो काम है इसका वो कर रहा है, अभी संचालित है। हाँ, लैंडर फेल हो गया और रोवर भी क्या हुआ, फेल हो गया। अब इसमें इनका नाम भी दिया गया था, इनका नाम दिया गया
जो लैंडर का नाम था इसका नाम रहा था विक्रम, और रोवर का क्या नाम रहा था, तो प्रज्ञान रहा था। लैंडर का नाम रहा था विक्रम, और रोवर का नाम रहा था प्रज्ञान। लैंडर का नाम रहा था विक्रम। देखिएगा सर, आजकल ये सेल्वी को नजर लग गया है। चलिए, ऐसा नहीं कर सकते, भाई तकनीकी चीजें हैं। लेकिन भारत, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन धर्मवादी देश भी कह सकते हैं। तो चीजों को थोड़ा सा धर्म से मान्यता रखता है कि किस्मत खराब चल रही है या फला वाला। बाकी तो टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान, और ई चल रहा है। देखिए, ई चल रहा है। चल रहा है क्या, एक फोटो भेजा। आर्बिटर ने एक फोटो भेजा। आर्बिटर ने एक फोटो भेजा, और फोटो कैसा था, ये क्रेटर का फोटो था, क्रेटर। इस क्रेटर का नाम दिया गया सारा भाई क्रेटर। इस क्रेटर का नाम दिया गया सारा भाई क्रेटर। यानी आर्बिटर ने सारा भाई क्रेटर का एक फोटो भेजा था। आर्बिटर ने सारा भाई क्रेटर का एक फोटो भेजा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए, ध्यान देने योग्य और क्या बात है। ये तो मान लीजिए असफल हो गया, काम खत्म यहीं से। हाँ, चंद्रयान 3 जब गया, चंद्रयान 3। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं, चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 गया और ये सफल हुआ। ये मिशन क्या हुआ, तो सफल हुआ। ये मिशन सफल हुआ, और इस मिशन को भेजा गया था सन 2023 में। कब भेजा गया, सन 2023 में। मिशन एक प्रकार से सफल मिशन था, 2023 का मिशन रहा था। और ये मिशन कब उतरा, तो 23 अगस्त को उतरा था। 23 अगस्त को मिशन उतरा था, इसीलिए 23 अगस्त को हम अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। 23 अगस्त को हम अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये सफल लैंडिंग करा था। और ध्यान रखिएगा, दक्षिणी छोर पे कहाँ उतरा था, दक्षिणी छोर पर उतरा। और दक्षिणी छोर पर उतरने वाला भारत ने कीर्तिमान हासिल किया और पहला देश बना। ठीक है, ऑलरेडी आर्बिटर गया था। इसमें भेजा गया था क्या, इसमें भेजा गया, क्या भेजा गया, दो चीज भेजा गया। एक तो लैंडर भेजा गया था, और दूसरा क्या भेजा गया, तो रोवर भेजा गया। एक लैंडर भेजा गया, और दूसरा क्या भेजा गया, रोवर भेजा गया। इसको भेजने वाले रॉकेट के नाम पूछेंगे अगर, इसके भेजने वाले रॉकेट का नाम क्या हो जाएगा, तो GSLV कैटेगरी का रॉकेट था। GSLV MK3 M1। GSLV MK3 M1 नामक रॉकेट से इसको क्या करा गया था, भेजा गया था। ध्यान रखिएगा, GSLV M1 नामक रॉकेट से इसको क्या करा गया, भेजा गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, सवाल और बनेगा। सवाल क्या बनेगा आपका, सवाल ये बनेगा चंद्रयान 4 के बारे में। सवाल पूछेगा आपसे चंद्रयान 4। अगर हम चंद्रयान 4 की बात करते हैं, अगर हम चंद्रयान 4 की बात करेंगे और चंद्रयान 5 की बात करते हैं, अगर हम चंद्रयान 4 की बात करेंगे और चंद्रयान 5 की अगर हम बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम चंद्रयान 4 की बात करेंगे और चंद्रयान 5 की बात करेंगे, कुछ गड़बड़ हो रखा है क्या, ना ना, ये गड़बड़ है, इसलिए छात्र बोल रहा है, ये वाला गड़बड़ है। हाँ, यहाँ पर ये दिक्कत है, रॉकेट का नाम गड़बड़, इसलिए बोल रहा है। रॉकेट का नाम, दरअसल इसके रॉकेट का नाम हो जाएगा एलवीएम। एलवीएम MK3, एलवीएम MK3 M4। हमें भी ऐसा महसूस हो रहा था, और इसके जो रॉकेट का नाम है, हमने लिखा ही नहीं इसलिए वहां पे लिखा गया। इसके रॉकेट का नाम क्या हो जाएगा, रॉकेट, इसका रॉकेट हो जाएगा आपका GSLV, GSLV MK3 M1। GSLV MK3 M1। एक छात्र लिखा गड़बड़ हो रहा है, तो मुझे लगा क्या गड़बड़ हो गया भैया। इसको बना लीजिएगा, हाँ वो गलती से लिखा गया था, तो ठीक कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। साहब आंदोलन करने लगा। अरे आंदोलन नहीं करना है, इसके लिए हम बना दिए। आंदोलन इसके लिए नहीं करना है, बना दिए हम। ठीक है सर, पता नहीं था आपका क्लास यूट्यूब पे भी होता है। ना ना, होता नहीं है बस बस है। हो सकता है आज या कल तक हो बस। ठीक है, अब परमानेंटली नहीं है। इसको बना लीजिएगा। अरे आप ही लोग के लिए आना हुआ, नहीं तो यूट्यूब से तो मेरी बहुत, मतलब काफी लंबी दूरी है। चलिए आगे, आगे देखिए, इसमें कुछ और बताने वाले थे हम। क्या बताने वाले थे, चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 का टारगेट बताइए तो मुझे। चंद्रयान 4 का टारगेट क्या होगा, चंद्रयान 4 का टारगेट क्या हो जाएगा, इसका टारगेट बताइए। और ये चंद्रयान 5 तो लुपेक्स है, क्या है, लुपेक्स है ना, ये तो लुपेक्स है। लुपेक्स का मतलब ये किसके साथ मिलकर भेजा जा रहा है, इसमें भारत के साथ शामिल कौन है, तो जापान है। लुपेक्स में भारत के साथ शामिल कौन हो जाएगा, तो जापान हो जाएगा। बना लीजिए, इसको देख लीजिएगा।
चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न कराए गए, तो इसकी कुल 7 चरण हुए थे। 7 चरण। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, 24 की बात कर देंगे 18वीं लोकसभा, और रिसेंटली है, याद रखना, अभी मत कहना कि करंट नया है कि पुराना है, तो यही फिलहाल 2024 18वीं लोकसभा 2024 जो अभी चल रही है, फिलहाल अभी ये चल रही है, ठीक है। इसके चुनाव संबंधी घोषणा करे गए थे, इसकी चुनावी घोषणा करी गई। चुनावी घोषणा करी गई थी 16 तारीख को मार्च में, 16 मार्च 2024 तो इसकी चुनावी घोषणा होती है। कहा गया कि भाई जो ये चुनाव है ये कितने चरणों में होंगे, 7 चरणों में। 7 चरणों में इसके आयोजन होने की बात की गई। कहा गया कि जो चुनाव होगा ये कितने चरणों में आयोजित होगा, तो 7 चरणों में होगा। 7 चरणों में आयोजन की बात की गई। कहा गया कि शुरू करा जाएगा, यानी इसकी शुरुआत होगी। शुरुआत कब से होगी, तो जरा ध्यान दीजिएगा। कहा गया इसकी शुरुआत होगी, शुरुआत कब से होगी, तो 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी, ऐसा कहा गया। सन 2024 में 19 अप्रैल से शुरू हुआ, और ये चुनाव कब तक कराया गया था, 1 जून तक कराया गया था। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून सन 2024 तक कराए गए, ठीक है। 7 चरणों में कुल चुनाव कराए गए थे, ध्यान दीजिएगा, 7 चरणों में। और चुनाव के नतीजे कब आते हैं, इस चुनाव का नतीजा जो आया था, इस चुनाव का जो नतीजा आता है, नतीजा, इस चुनाव का नतीजा कब आता है, नतीजे आए थे कब, 4 जून को आए थे। चुनाव के नतीजे कब आए थे, 4 जून सन 2024 को आए थे। और ध्यान रखिएगा, जो भी इसमें सब आए थे उनको शपथ दिलाया गया। शपथ दिलाया गया था कब, 9 जून को दिलाया गया था सन 2024 में। इनको शपथ दिलाया गया था 9 जून सन 2024 के अंतर्गत, ठीक है। जो इसमें लोग चुने गए थे, यानी चुन के जो आए, जो पास किए परीक्षा, उनको शपथ दिलाया गया कब, सन 2024 के अंदर उनको सांसद पद की शपथ दिलाई गई। इसको ध्यान रखिएगा। 18वीं लोकसभा के अंतर्गत संसद के अंदर, सॉरी लोकसभा के अंदर एज अ स्पीकर के तौर पे किसको चुना गया, तो स्पीकर के तौर पे चुना गया किसको, तो ओम बिरला को चुना गया। ओम बिरला साहब को, जो पहले थे वही अब हैं, ओम बिरला को चुना गया। और इस लोकसभा के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पद पे किसको चुना गया, प्रधानमंत्री के पद पे चुना गया नरेंद्र मोदी जी को। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से बना है सवाल। अब देखिए, एक सवाल थोड़ा सा टफ है। सवाल टफ क्या पूछेगा, सवाल टफ ये पूछेगा कि जो चुनाव है लोकसभा चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव के संबंध में अगर सवाल पूछता है, थोड़ा सा टफ सवाल। लोकसभा की सीट कितनी है, तो भैया ध्यान रखिएगा, ओवरऑल कुल सीट कितनी है, तो 552 है। कुल सीट कितनी है, 552। लेकिन चुनाव कितने पर होता है, चुनाव कराए जाते हैं, मतलब वर्तमान रूप से कितनी सीट रखी गई है, तो वर्तमान जितनी सीटों का यूज होता है उसको हम बोलते हैं 545। 545 सीट वर्तमान है। लेकिन है क्या, इसमें भी 2 सीट क्या है, एंग्लो इंडियन की है। लेकिन अब ये मान्यता खत्म कर दी गई है। लेकिन इससे पहले की हम बात कर रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव वाले की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कमेंट भर देना है। लोकसभा चुनाव यानी पीछे हम 18वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा हम चुनाव की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 सीट इसमें से हट गई, सीट हट गई 2, तो बची कितना, 543। 543 सीटों पर मतदान होना था, 543 सीटों पर मतदान होना था। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा, मतदान होना था, मतदान 543 सीटों पर होना था, लेकिन एक सीट इसमें निर्विरोध हो गई। एक सीट जो था, एक सीट इसमें निर्विरोध हो गई। एक सीट जब निर्विरोध हो गई इसमें, तो वो सीट कहाँ की थी, सूरत की थी। सूरत की सीट इसमें निर्विरोध चुनी गई। सूरत की सीट से कौन थे, मुकेश दलाल। मुकेश दलाल की जो सीट थी ये निर्विरोध हो गई, और मुकेश दलाल ऐसा निर्विरोध चुने गए थे सांसद के तौर पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब ये सीट निर्विरोध हो गई, तो एज ए सांसद के तौर पे निर्विरोध चुने गए थे कौन, मुकेश दलाल। तो ध्यान रखिएगा, अब जो चुनाव हुए, अब जो गणना हुई, गणना ये कितनी सीटों के लिए हुई, और चुनाव मतलब मतदान कितनी सीटों पर हुआ, तो मतदान के संबंध में अगर पूछेगा तो कितनी सीटों पर हुआ, तो 542 सीटों पर हुआ। 18वीं लोकसभा के तहत मतदान कुल कितनी सीटों पर हुआ, हाँ, सबसे अधिक नोटा को वोट मिला था कहाँ पर, इंदौर। इंदौर के अंदर नोटा को सबसे अधिक वोट मिला था। और सर्वाधिक वोट से कौन जीता था, शंकर लालवानी जीते थे, और यहीं के हैं इंदौर के वो, ठीक है। बना लीजिएगा, चलिए बना लीजिए इसको। आगे आगे देखिए, 7 बज गया है। अब हम क्वेश्चन कौन से हैं, 4, 5 तक करा देते हैं, 5 तक। कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, तो कितने लोगों को मिला है, 7 लोगों को। इसके बारे में ऑलरेडी हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस एक पहल की शुरुआत करा, हरित भारत नीति की शुरुआत करा। देखिए, ये नीति है हरित भारत नीति, हरित भारत नीति की शुरुआत करा भारत सरकार ने। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो हरित भारत नीति है, इसको संशोधित करके लाया गया, ये नीति को संशोधित करके लाया गया।
और इसको संशोधित करा गया सन 2025 में। संशोधित कब किया गया? तो सन 2025 के अंदर इस नीति को क्या करा गया? तो संशोधित करा गया। हरित भारत नीति को संशोधित किया गया सन 2025 में। मिशन लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो अभी आपने देखा मिशन लाइफ की चर्चा किसमें करा गया है? कॉप के अंदर करा गया है और कॉप 26 के अंदर करा गया है। कॉप 26 का जो आयोजन है, कॉप 26 का जो आयोजन है ये कहाँ पर करा गया था? कॉप 26 का आयोजन करा गया था ग्लासगो के अंदर। कहाँ पर भैया? ग्लासगो के अंदर करा गया। और इसी में कहा गया था कि मिशन लाइफ के लिए मोदी जी ने बोला था कॉप 26 ग्लासगो के अंदर। और कब बोला था? 2021 में बोला था, सन 2021 में बोला था। जरा ध्यान दीजिएगा, यानी मिशन लाइफ कब आया था? 2021 में। स्वच्छ गंगा मिशन की बात करते हैं। स्वच्छ गंगा मिशन को लाया गया था कब? सन 2014 में। सन 2014 में स्वच्छ गंगा मिशन को लाया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान ये मिशन के तौर पे आता है, स्वच्छ भारत मिशन। और इसकी शुरुआत करी गई थी 2 अक्टूबर सन 2014। और इसकी शुरुआत कहाँ से करा गया था? नई दिल्ली से करा गया था। इसकी शुरुआत कहाँ से करा गया था? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत करी गई थी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ये सवाल एग्जाम में कहाँ आ गया? इसको आने के पीछे का देखिए कारण है। इसको आने के पीछे का कारण ये है, देखिए नीति पहले की थी, संशोधित किया गया। दरअसल कारण ये है कि आपने सुना होगा कॉप की एक बैठक हुई थी 30वीं वाली। और ये बैठक कहाँ पे हुई? ब्राजील के अंदर। इस ब्राजील की बैठक में बड़ी सराहना करी गई। सराहना करा गया, किसकी सराहना करा गया? एक तो मिशन लाइफ की सराहना करी गई, कहा गया भैया मिशन लाइफ तो बहुत बेहतर है। और दूसरी सराहना करी गई हरित भारत नीति की। हरित भारत नीति की सराहना करी गई, इसलिए एग्जाम में सवाल पूछ दिया, बस और कुछ नहीं। सवाल पूछने का केवल कारण एक सिंगल कारण है, क्योंकि कॉप में इसकी बात की गई। चलिए बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और टेस्ट आपने दिया होगा, टेस्ट का क्लास होगा आज? होगा। चलिए ठीक है, क्लास का तो मुझे खैर कंफर्म जानकारी नहीं है, संभवतः होना चाहिए, शेड्यूल में है तो। और आज की क्लास में यही आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे आपसे कल। और कल का समय जो होगा वही सेम टाइम होगा आपका, 11 से 2। 11 से 2 के लिए आएंगे और सेकेंड टर्न इसी टाइम आएंगे, मतलब 5 से 7 के लिए आएंगे, ठीक है। और आते हैं कल, देखते हैं इसको कल कवर करवा देते हैं, कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। और ठीक है, बाकी मेहनत करिए आप लोग, ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए। और मेहनत कर लीजिएगा इन्हीं सब प्रश्नों के साथ जो अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं। और जितना भी मैंने पढ़ाया है उन सभी प्रश्नों के साथ एग्जाम बाद खुद ही आपसे हम मिलेंगे। तो वहाँ पर फिर हमसे सवाल जवाब करिएगा, एकदम आराम से सवाल भी होगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। बाकी अभी के लिए तो रिक्वेस्ट है आप लोग से, और भाई रिक्वेस्ट करेंगे और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि पढ़ाई करिए, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारा केवल एक उद्देश्य है पढ़ाई करना, और हमारा उद्देश्य है पढ़ाना आपको, ठीक है। तो दोनों लोग अपने उद्देश्यों के लिए लगे रहिए, बहुत मेहनत आप लोग के लिए होती है, ठीक है। चलिए, आपको पता नहीं हुआ कि एग्जाम कितना हुआ बिहार में, कहाँ कितना एग्जाम हुआ, हमने उस एग्जाम के क्वेश्चन को दिखा दिया आपको, ठीक है। तो अपने आप में सारी चीज़ें बिना मेहनत के देखिए कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। मेहनत करिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे, और आज के लिए इतना ही। फिलहाल क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।